प्रिय विद्यार्थियों, अब आपको कंप्यूटर अनुदेशक पेपर 1 के करंट अफेयर की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। इस क्लास में बहुत शानदार तरीके से चीजें मैं आपको करवाने वाला हूं, जिसमें अपन राजस्थान सूजस और कंप्लीट राजस्थान का जो करंट अफेयर है उसको शानदार तरीके से कवर करेंगे। कोशिश यही रहेगी क्लास के दौरान ये अपन सारी चीजों को अच्छे से याद कर ले। चलिए शुरुआत करते हैं आज हम हमारे पहले प्रश्न से, जो है राजस्थान में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड जो है, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट आप सभी ध्यान से पढ़ेंगे। इस कार्यक्रम के तहत राजस्थान के कितने जिले भाई, 5 सीमावर्ती जिलों के कुल 184 गांवों का क्या किया गया है, चयन किया गया है। चयनित जिलों में श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर शामिल है। चयनित गांव में विकास कार्यों हेतु प्रतिवर्ष 3 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। चयनित 184 गांव में से सर्वाधिक 68 गांव बीकानेर जिले से चयनित किए गए हैं। चलिए अब हम देखते हैं इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। वैसे ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस के अनुसार हम कह सकते हैं कि इनमें से एक स्टेटमेंट तो पक्का गलत है ही है, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें लिखा हो कि चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो देखते हैं कौन कौन सा है। 5 सीमावर्ती जिलों के 184 गांवों का चयन किया गया है, ये बात 100% सत्य है। चयनित जिलों में श्रीगंगानगर है, बीकानेर भी है, बाड़मेर भी है, जैसलमेर भी है, लेकिन जोधपुर नहीं है। कौन सा है? जोधपुर की जगह फलोदी है। कौन सा है? जोधपुर की जगह फलोदी है। ये अच्छे से आप याद कर लेना, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है ये से ऑप्शन के अंदर जोधपुर देकर। उसके बाद चयनित गांव में विकास कार्य हेतु प्रतिवर्ष 3 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान, बिल्कुल ठीक बात है। और चयनित जो 184 गांव हैं, इनमें सर्वाधिक 68 गांव बीकानेर जिले से चयन किए गए हैं, ये गलत बात है। सर्वाधिक जो 68 गांव हैं, ये आपके श्रीगंगानगर से। सभी आप लोग ये अच्छे से याद कर लेंगे, 68 गांव है श्रीगंगानगर से। 68 के बाद में अगर अपन देखें तो 46 जो है, ये है बीकानेर से। 46 बीकानेर से, और बीकानेर के बाद में 36 गांव जो है, ये है आपके बाड़मेर से। इसके बाद में 30 गांव जो हैं, ये हैं जैसलमेर से। 30 गांव जैसलमेर, और इसके बाद में 4 गांव जो हैं, ये हैं फलोदी से। तो ये है गांवों की संख्या। अब आप इनको ऐड कर लेना, देखो 184 हुए कि नहीं हुए हैं, ठीक है। गांवों की संख्या थारी सबसे ज्यादा श्रीगंगानगर में, ना कि बीकानेर का माई। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा भाई? स्टेटमेंट 2 गलत होगा और स्टेटमेंट 4 गलत होगा। पूछो कि अपन सही पूछो है, तो अपन ओ कौन करनो कि 2 और 4 सही है, क्योंकि 2 और 4 तो क्या है, गलत है। थोड़ा सो प्रश्न भी अपन पढ़ना है कि पूछो क्या है, ठीक। तो पहला बिल्कुल सही है भाई। और कौन सा स्टेटमेंट सही है? तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट और थर्ड जो है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए हम चलते हैं इसके थोड़े से एक्सप्लेनेशन की तरफ। वैसे तो अपन ने सारी चीजें याद ही कर ली। तो सबसे पहले ये एक्सप्लेनेशन जो है, इसको आप अच्छे से एक बार रीड आउट कर ले और इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले। मैं स्क्रीन के आगे से हट जाता हूं, क्योंकि बच्चों की सबसे ज्यादा शिकायत जो मुझे सुनाई देती है वो यही है कि सर स्क्रीन से आगे से हट जाया करो, ताकि हम जो स्क्रीनशॉट है वो ले लें भाई। तो ठीक है भाई, हट जाया करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। चलो अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फटाफट से इसको रिवाइज करते हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य है राजस्थान के सीमावर्ती गांवों में बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करना। चयनित क्षेत्रों में 5 सीमावर्ती जिलों के कुल 184 गांव हैं। सम्मिलित जिले कौन से हैं? एक गंगानगर है, दूसरा बीकानेर है, तीसरा बाड़मेर है, चौथा जैसलमेर है, और 5वां कौन सा है? फलोदी है। जोधपुर शामिल नहीं है। अच्छे से देख लेना, अच्छे से याद कर लेना। वित्तीय प्रावधान प्रतिवर्ष 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जिलों का गणित देखें तो सबसे ज्यादा गंगानगर, उसके बाद में बीकानेर, उसके बाद में बाड़मेर, उसके बाद में जैसलमेर, और उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ 4 गांव कहां से हैं? फलोदी से हैं। 123 गांव में 232 करोड़ की लागत से 555 कार्य करवाए जाएंगे। कोई इतनी खास बात नहीं है लास्ट वाली। यह प्रश्न बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सबको याद होना चाहिए भाई। राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष के ऊपर जारी किए गए प्रतीक चिन्ह, लोगो और द्वारों के नामकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है? विचार करना है। यहां से प्रश्न पक्का आएगा, अच्छे से याद कर लेना। राजस्थान विधानसभा अपना स्वतंत्र प्रतीक चिन्ह, लोगो तैयार कराने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है। ठीक है जी। प्रतीक चिन्ह के शीर्ष पर अशोक स्तंभ तथा मध्य में राजस्थान का राज्य पशु ऊंट है, राज्य पक्षी गोडावण है। दोनों का चित्र सही बात है। विधानसभा के उत्तरी मुख्य द्वार का नाम शक्ति द्वार रखा गया है। उत्तरी मुख्य द्वार पूछा आपको, उत्तरी मुख्य द्वार का नाम शक्ति द्वार नहीं है, कर्तव्य द्वार है। कौन सा द्वार है भाई? कर्तव्य द्वार। दक्षिणी जो द्वार है उसका नाम है शक्ति द्वार। फिर देखिए, भवन के 8 बाहरी द्वारों का नामकरण राज्य के सांस्कृतिक अंचलों ब्रज द्वार, शेखावाटी, वागड़ द्वार, मेवाड़ द्वार आदि के आधार पर किया गया है। बिल्कुल ठीक बात है भाई, सिर्फ एक बात इसमें गलत है, बाकी 3 बातें बिल्कुल सही हैं। कितने कथन सही हैं? इनमें से 3 कथन सही हैं और 1 कथन क्या है? गलत है। चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में अपन और जान लेते हैं। 18 मई को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा इनका विमोचन किया गया।
अभिकल्प डिजाइनर इसके जो है वो कौन है? शेर सिंह जी हैं। जो लोगो बनाया है नया, इस लोगो के जो डिजाइनर है इनका नाम अच्छे से याद कर लेना, कौन है? शेर सिंह जी हैं। प्रतीक चिन्ह की विशेषताएं देखें तो शीर्ष पर अशोक स्तंभ भी बना हुआ है, राज्य के प्रतीकों में खेजड़ी है, रोहिड़ा भी बना हुआ है, ऊंट भी है और गोडाउन का प्रतीक भी है। और ध्येय वाक्य अगर देखें तो ध्येय वाक्य है राष्ट्रीय धर्मनिष्ठा विधायिका, राष्ट्रीय धर्मनिष्ठा विधायिका। द्वारों का आंतरिक नामकरण देखें तो उत्तरी मुख्य द्वार जो है आपको पीछे स्टेटमेंट दिया गया था, उसका नाम कर्तव्य द्वार है, जो राज्यपाल और सीएम के प्रवेश के लिए बना हुआ है। उसके बाद दक्षिणी द्वार जो है उसका नाम है शक्ति द्वार, जो जनता के प्रवेश के लिए बना हुआ है। पश्चिमी द्वार है सुशासन द्वार, पूर्वी द्वार है संकल्प द्वार, उत्तरी मंदिर द्वार जो उसका नाम है शौर्य द्वार। ये द्वारों के नाम भी याद कर लेना, आजकल एग्जाम में थान का ही तो प्रश्न पूछ लिया है जी, फिर गलत कर दो। बाहरी द्वार 8 अंचलों पर है, जैसे ब्रज, शेखावाटी, वागड़, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, मेरवाड़ा और ढूंढाड़ द्वार। सभी को क्लियर अच्छे से? तो जो नए द्वारों के नाम दिए गए हैं और इसके अलावा जो लोगो चेंज किया गया है, लोगो के डिजाइनर कौन है वो आपको पता होना चाहिए, लोगो की विशेषताएं क्या है वो आपको पता होनी चाहिए, और जो ध्येय वाक्य है, जो मोटो है, वह आपको अच्छे से पता होना चाहिए, फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगला देखो, सूची 1 है समसामयिक व्यक्तित्व खिलाड़ी को, सूची 2 से संबंधित। अच्छा, पीछे वाला स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा, लो फटाफट से ले आओ, फिर फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन अगला जो सवाल है उसे करते हैं। चलो फटाफट करो। हो गया होगा, इतनी देर में हो जाओ स्क्रीनशॉट, यूं ज्यादा टाइम नहीं लागना चाहिए, क्योंकि इतो टाइम अपने गन है भी को नहीं। एक तरफ है समसामयिक व्यक्तित्व, करंट से जुड़े हुए व्यक्ति खिलाड़ी और इनसे संबंधित खेल क्षेत्र या उपलब्धि है, इनको हमें क्या करना है भाई? सुमेलित करना है। देखो, डॉक्टर मंजू भागमार, धवल जैन व जय शर्मा, ओजस्वी सारस्वत, अरुंधति चौधरी को आप सभी जानते हैं, बॉक्सर है अरुंधति चौधरी। इनको नहीं जानते तो अरुंधति चौधरी को तो पक्का जानते हो, बॉक्सर कहां से है? कोटा से हैं, कोटा से हैं। और इनसे रिलेटेड कोई ना कोई स्टेटमेंट होगा। ये रहा बॉक्सर महिला मुक्केबाज। तो चौथा जो है ये तो किससे मैच हो जाएगा? 5वें से हो जाएगा सीधा सीधा। अब आगे देखते हैं पर डॉक्टर मंजू भागमार, ये है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के द्वारा सम्मानित। इनको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के द्वारा क्या किया गया भाई? सम्मानित किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं धवल जैन और जय शर्मा। धवल जैन और जय शर्मा को फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया सूची के अंदर दोनों को शामिल किया गया है। किस किस को भाई? धवल जैन और जय शर्मा को। फिर ओजस्वी सारस्वत देखें तो ओजस्वी सारस्वत 12वें राष्ट्रीय गोल्फ खिताब के क्या है? विजेता हैं, ओजस्वी सारस्वत। तो ये स्टेटमेंट जो है अपन ने इनको मैच कर दिया है, फर्स्ट लिस्ट को सेकंड लिस्ट से। अब आप ऑप्शंस देखिए, डॉक्टर मंजू भागमार 2 और फिर 2 1 4 5, 2 1 4 5, 2 1 4 5, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो अगला देखते हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन। देखो फटाफट से, डॉक्टर मंजू भागमार ये महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं। लंदन के पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर में 10वें अवार्ड समिट में इनको सम्मानित किया गया है। धवल जैन और जय शर्मा बिट्स पिलानी के पूर्व छात्र हैं। बिट्स पिलानी का है झुंझुनू के अंदर। मेंटल हेल्थ स्टार्टअप मेव हेल्थ हेतु फोर्ब्स एशिया सूची में इनको शामिल किया गया है। ओजस्वी सारस्वत जयपुर की ये गोल्फर हैं। आईजीयू पुणे महिला व जूनियर गर्ल्स चैंपियनशिप में 12वां राष्ट्रीय खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। अरुंधति चौधरी जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोटा की ये मुक्केबाज है। ग्लासगो जो राष्ट्रमंडल खेल है 2026 के 70 किलोग्राम जो वेट कैटेगरी है, इसमें इन्होंने क्वालिफाई किया है, जो कि राज्य की पहली महिला मुक्केबाज बन गई हैं ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली, यानी कि राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली। चलिए अब हम इसके बाद आगे देखते हैं। बालोतरा स्थित सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में मिले दुर्लभ खनिजों के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? इनमें से कौन से कथन सही हैं? देखो, यह एक प्रागैतिहासिक ज्वालामुखी कुंड यानी कि वोल्केनिक काल्डेरा है, जो लगभग 750 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 100% सच बात है। यहाँ रेयर अर्थ एलिमेंट्स और हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बड़े बड़े क्या मिले हैं? डिपॉजिट्स मिले हैं, बड़े बड़े भंडार मिले हैं। इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से नियोबियम, उसके बाद जिरकोनियम, उसके बाद हाफनियम तत्व जो है ये प्रचुर मात्रा के अंदर पाए गए हैं। इन तत्वों का उपयोग केवल उर्वरक और कीटनाशक उद्योग में किया जाता है। देखो, ये सारी की सारी बातें सही हैं, 3 बातें सही हैं। इन्होंने लिखा है केवल उर्वरक और कीटनाशक उद्योग में किया जाता है। तो इस लिहाज से भाई ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत हो गया। इसका उपयोग एरोस्पेस इंजन में किया जाएगा, एरोस्पेस इंजन में किया जाएगा। इसका उपयोग हेल्थ सेक्टर, मेडिकल सेक्टर में किया जाएगा। इस लिहाज से ये वाला स्टेटमेंट जो है ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो गए? 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी 1, 2 एंड 3 तीनों ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है, 100% सत्य है। पहला, दूसरा और तीसरा। अब फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखें फटाफट से ले लो। अवस्थिति और प्रकृति बालोतरा जिले के अंदर 750 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत यह एक क्या है? वोल्केनिक काल्डेरा बना हुआ है।
बहुत बढ़िया भाई, शानदार, बहुत जबरदस्त सवाल था ये, बहुत ही जबरदस्त है। ये अच्छे से याद कर लेना, ये एग्जाम में आ जाएगा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, भिवाड़ी खेरथल तिजारा में उद्घाटित प्रदेश के पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर के संबंध में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कथनों पर विचार करें। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा सालारपुर खुसखेड़ा के अंदर किया गया था। ये नाम अच्छे से याद कर लेना, बिल्कुल 100% सही बात है। इसके बाद यहाँ एल्सिना इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स में सहसरा सेमीकंडक्टर्स, एक ये नाम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सहसरा से भी सहसरा सेमीकंडक्टर्स की एटीएमपी ओएस सेट सुविधा जो है ये शुरू की गई है, असेंबल वगैरह करने का काम। इसके बाद आगे, इस क्लस्टर में 1200 करोड़ का निवेश होगा, 1200 करोड़ का निवेश होगा, ये बात भी बिल्कुल सही है। कितने का निवेश होगा? 1200 करोड़ का। प्रतिवर्ष 6 करोड़ चिप्स का निर्माण किया जाएगा। देखो, जो आपका ये सहसरा सेमीकंडक्टर्स है, इसमें एटीएमपी, इसमें तो देखो आप कह सकते हैं कि जैसे ऑटोमोबाइल्स वगैरह में, ऑटोमोबाइल्स गाड़ियों वगैरह की जो स्क्रीन बनती है, जो डिस्प्ले बनती है, उन डिस्प्ले के अंदर जो चिप वगैरह लगती है, तो इनकी जो क्या है मैन्युफैक्चरिंग जो है वह की जाएगी। इसके बाद राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति हाल ही में मार्च 2026 में ही जारी की गई है, ये भी 100% बिल्कुल सही बात है। चारों के चारों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। एग्जाम में कोई सा भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। सबसे पहले उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा सालारपुर खुसखेड़ा के अंदर किया गया था। एल्सिना इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स में सहसरा सेमीकंडक्टर्स जो है, इनकी सुविधा जो है यह शुरू की गई है। किनकी? सहसरा सेमीकंडक्टर्स की। क्लस्टर में 1200 करोड़ रुपए का निवेश जो है वह किया जाएगा और 6 करोड़ चिप्स का निर्माण प्रतिवर्ष किया जाने का प्रावधान है। सेमीकंडक्टर नीति हाल ही में आपके मार्च 2026 के अंदर शुरू की गई है। यानी कि कितने कथन सत्य हैं? ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो है 100% सत्य हैं। स्थान सालारपुर खुसखेड़ा भिवानी खेरथल तिजारा। कंपनी व सुविधा, कंपनी है सहसरा सेमीकंडक्टर्स की एटीएमपी ओसेट यूनिट। और निवेश व रोजगार, एटीएमपी ओसेट यूनिट ये ऐसी यूनिट है जो कि ये जो चिप्स बनाएंगे डिस्प्ले वगैरह में लगाने के लिए, वो स्पेशल ये क्या है? यूनिट है। निवेश व रोजगार तो देखें 1200 करोड़ रुपए का निवेश होगा और लगभग 2500 लोगों को इसमें रोजगार भी मिलेगा। चिप उत्पादन क्षमता देखें, हर साल में 6 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप्स बनाई जाएंगी। अन्य कार्य देखें तो 61 करोड़ का एसटीएपी, तो 52 करोड़ की टी ट्रेड वाटर लाइन का शिलान्यास किया गया है। ये इतना आप याद रखो तो रख लो, नहीं रखो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस एक बार पढ़ लो ये वाली चीज। 61 करोड़ का एसटीपी और 52 करोड़ रुपए का ट्रीटेड वाटर लाइन, ट्रीटेड वाटर लाइन। परियोजना अभियान को सूची 2 संबंधित जिला स्थान से हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। विश्व का सबसे बड़ा महिला आश्रय गृह अपना घर, फिर देश का पहला सरकारी मल्टी साइट टिकटिंग प्लेटफॉर्म, प्रदेश का पहला गोट मिल्क साबुन शैम्पू प्लांट, राज्य का पहला ड्यूल सोर्स डेटा सेंटर। देखो, विश्व का सबसे बड़ा महिला आश्रम गृह जो अपना घर है, यह भरतपुर के अंदर। कहां पर है भाई? भरतपुर के अंदर, बिल्कुल सही बात है। देश का पहला सरकारी मल्टी साइट टिकटिंग प्लेटफॉर्म। देखो, मल्टी साइट टिकटिंग प्लेटफॉर्म, ये मल्टी साइट का मतलब वेबसाइट नहीं है, मल्टी साइट सी साइट जो होती है, मतलब देखने के लिए अलग अलग जगह पे अपन घूमने जाते हैं उसके लिए। तो इसके लिए टिकट चाहिए अपने को, और घूमने जाएंगे तो सीधी सी बात है पर्यटन से जोड़ दो इसको। तो राजस्थान पर्यटन विभाग हो गया। और ये अपना घर वाला देख लिया अपन, ये कहां है? बजेरा, भरतपुर के अंदर। अब देखो, प्रदेश का पहला गोट मिल्क साबुन शैम्पू प्लांट, ये कहां पे? भैया सोजतपाली के अंदर, राजीविका के सहयोग से 15 लाख का खर्चा करके ऐसे समथिंग बनाया गया, अपन आगे भी पढ़ेंगे इसको। राज्य का पहला ड्यूल सोर्स डेटा सेंटर, ये जयपुर के अंदर है। कहां है भाई? ये आपका जयपुर, सीतापुरा जयपुर, ये रहा सीतापुरा जयपुर। अब देखो, देखें, ए में 2, फिर बी में प्लेटफॉर्म ओबीएमएस, ये राजस्थान पर्यटन विभाग, बी में 4, फिर सी में कौन सा है भाई? 1, और फिर 3, 24-13, 24-13। देखो 24-13 ये रहे ऑप्शन नंबर ए के अंदर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। विश्व का सबसे बड़ा महिला आश्रय गृह, 3200-3300 के आसपास में निराश्रित महिलाओं को आश्रय दिया गया था, इसलिए इसका जो ये आश्रम है इसको एक रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अपना घर आश्रम बजेरा के अंदर भरतपुर में 3295 निराश्रित महिलाओं के साथ गिनीज बुक में इन्होंने अपना रिकॉर्ड जो है वो दर्ज करवाया है। इस आश्रम के संस्थापक डॉक्टर बीएम भारद्वाज हैं। ओबीएमएस प्लेटफॉर्म देश का पहला और एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मल्टी साइट टिकटिंग पोर्टल अपना रखता है। तो ये जो पोर्टल है ये मैंने बता दिया आपको, obms-tourist.rajasthan.government.in पर आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं। गोट मिल्क प्लांट जो है ये सोजतपाली के अंदर है। राजीविका और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान कार्यक्रम के द्वारा 15 लाख की लागत से स्थापित कहां किया गया है? सोजतपाली के अंदर किया गया है गोट मिल्क प्लांट, यानी कि बकरी के दूध से साबुन वगैरह, शैम्पू वगैरह, ये सारी चीजें बनाई जाएंगी। ड्यूल सोर्स डेटा सेंटर सीतापुरा जयपुर के अंदर एसटीटी ग्लोबल डेटा सेंटर्स द्वारा 350 करोड़ निवेश किया गया है और 6 मेगावाट इसकी आईटी क्षमता है, इसकी कैपेसिटी है।
ड्यूल सोर्स डेटा सेंटर बनाया गया है सीतापुरा जयपुर के अंदर, ड्यूल सोर्स डेटा सेंटर। राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण एवं प्रथम गोडावण दिवस 21 मई 2026 प्रश्न के अंदर ही बहुत ही महत्वपूर्ण आपको एक चीज दी गई है, इसको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना भाई। इसके संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करो। मुख्य समारोह है उत्कर्ष जैन भवन जैसलमेर में आयोजित किया गया था, ये याद अच्छे से रखना, कहां आयोजित किया गया, जैसलमेर के अंदर किया गया था पहला गोडावण दिवस जो इसका मुख्य समारोह। वन मंत्री के द्वारा राष्ट्रीय मरु उद्यान के सुदासरी जो कि सम के अंदर एक क्षेत्र है में गोडावण की मूर्तियों का भी अनावरण किया गया था। बिल्कुल सही याद कर लेना, गोडावण की मूर्तियों का अनावरण सम में किया गया और जैसलमेर के अंदर प्रथम गोडावण दिवस का मुख्य कार्यक्रम किया गया था। वर्तमान में राजस्थान में गोडावणों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई भाई, 217 हो गई है। ठीक बात है, कुल 217 गोडावणों में से 130 प्राकृतिक आवासों में तथा 87 ब्रीडिंग सेंटर्स जो हैं इनमें सुरक्षित हैं। चारों की चारों बातें बिल्कुल 100% सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही है भाई, एकदम क्लियर है सभी को। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसकी जो व्याख्या है मैं आपको इसकी व्याख्या भी निकाल दूंगा, आप व्याख्या का स्क्रीनशॉट ले लेना। 21 मई 2026 को पहला जो है गोडावण दिवस मनाया गया। आयोजन स्थल जैसलमेर, वन व पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा के द्वारा इसका आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि थे। जनसंख्या के आंकड़े देखें 217, 130 प्राकृतिक और 87 ब्रीडिंग सेंटर्स के अंदर है। उद्देश्य ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण करना और जन जागरूकता बढ़ाना, गोडावण के प्रति जन जागरूकता जो है इसको बढ़ाना। अगला है भाई दिल्ली अलवर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस कॉरिडोर से राजस्थान के जुड़ाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है, विचार करना है। किसके बारे में, आरआरटीएस दिल्ली अलवर के बारे में। आरआरटीएस दिल्ली अलवर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मतलब ऐसा कोई ना कोई सिस्टम बनाया हुआ है कि भाई अब जल्दी से जल्दी जो एक जगह से दूसरी जगह पर आया जा सकता है। इस हाई स्पीड कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी भाई, 196 किलोमीटर है, जिसमें से 91 किलोमीटर जो है हिस्सा राजस्थान के अंदर होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के अंदर इसका हिस्सा कितना होगा, 91 किलोमीटर होगा, बचा हुआ दिल्ली की तरफ चला जाएगा। इसके आगे देखो, कॉरिडोर में कुल 22 स्टेशन होंगे, जिनमें से 6 स्टेशन राजस्थान में। देखो दूरी कितनी राजस्थान में, 91 किलोमीटर, और 91 किलोमीटर की जो दूरी राजस्थान के अंदर रखी जाएगी कॉरिडोर की, बीमा से 6 किलोमीटर जो है, सॉरी 6 स्टेशन जो है ये राजस्थान में प्रस्तावित है। यानी कि राजस्थान का 91 किलोमीटर की जो लंबाई है के अंदर 6 स्टेशन होगा। आगे देखो, इस ट्रेन की अधिकतम परिचालन क्षमता, इसकी गति कितनी रहेगी, परिचालन गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा, जिससे दिल्ली से अलवर की दूरी 117 मिनट में तय की जा सकेगी। राजस्थान सेक्शन का विस्तार एसएनबी से शाहजहांपुर, नीमराणा, बहरोड, शाहजहांपुर, नीमराणा और बहरोड होते हुए सोता नाला तक इसका विस्तार किया जाएगा। बिल्कुल चारों की चारों बातें सही है, मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है। 91 किलोमीटर है राजस्थान में, 6 स्टेशन राजस्थान में प्रस्तावित है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है और ये दूरी जो है कम हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही। अगला देखो, इसमें ट्रेन का नाम नमो भारत ट्रेन, सराय काले खां दिल्ली, मुंद्रिका, गुरुग्राम, बावल, एसएनबी, खेरथल और अलवर। परियोजना लागत व समय क्या है भाई, 37,000 करोड़ रुपए, पूर्ण करने का लक्ष्य है 2030 तक इसको पूर्ण किया जाएगा। तकनीकी पहलू में देखें 196 किलोमीटर कुल लंबाई है, जिससे 91 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है, टोटल 22 स्टेशन है, राजस्थान में 6 होंगे। स्पीड जो है टोटल कितनी आएगी, 160 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी स्पीड है। फटाफट देखो आगे, खिलाड़ी और व्यक्तित्व है। सूची 1 को सूची 2 से फटाफट से हमें मिलाना है, फटाफट से मिलाओ, देखें चलो तुरंत मिलाओ इसको। पश्चिम बंगाल की नई मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, नीलम मीणा, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में 282.88 किलोमीटर का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। फिर है एक बीएसएफ में डीआईजी पद पर प्रतिनियुक्ति, वाह। यश कुमार, अमर सिंह देवंदा, नीलम मीणा और पारिस अनिल देशमुख, बताओ देखें फटाफट से। एशियन सब जूनियर बॉक्सिंग में ऐतिहासिक स्वर्ण 33 किलोग्राम वजन में, इसमें है बॉक्सिंग के अंदर है, बॉक्सिंग में है यश कुमार है इसके बॉक्सिंग वाले, ए में 2 आ गया। इसके बाद बीएसएफ में डीआईजी पद पर प्रतिनियुक्ति किसको मिली है भाई, बीएसएफ के अंदर किसको मिली है, बीएसएफ के अंदर मिली है, तीसरा है इसमें, तीसरे में देशमुख, हाँ बिल्कुल सही है, देशमुख जी को मिली है। बीएसएफ में डीआईजी पद पर प्रतिनियुक्ति पारिस अनिल
देशमुख। अब कौन बच गए? 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में 282.88 किलोमीटर का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड अमर सिंह देवदा ने बनाया है। ठीक है, ये हो गया भाई, इनका मिलान हो गया है। ठीक, इनको एक एक को आपको अच्छे से याद करना, बहुत शानदार तरीके से एक एक अच्छे से याद करना है। यश कुमार, अमर सिंह देवदा, नीलम मीणा, ये पश्चिम बंगाल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। अगला देखो, अच्छा इनको मैच नहीं किया क्या? देख लो यार कौन सा होगा इसमें। पहले में दूसरा है, दूसरे में चौथा है, तीसरे में पहला है और चौथे में 3 है। तो इस तेरा कहाँ है? तो इस तेरा ये रहा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो आगे देखो। यश कुमार ये डीग जिले के हैं, 14 वर्षीय मुक्केबाज। ताशकंद में 33 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अमर सिंह देवदा चोमू जयपुर जापान में आईएयू 24 घंटे एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता। नीलम मीणा 1998 बैच की आईएएस है, सवाई माधोपुर की ये निवासी हैं और इनको पश्चिम बंगाल की नई क्या बनाया गया है? सीईओ बनाया गया है। पारिस अनिल देशमुख जो है ये राजस्थान कैडर के आईपीएस हैं, राजस्थान एसओजी के डीआईजी से अब बीएसएफ में डीआईजी के पद पर इनकी क्या हुई है? नियुक्ति हुई है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिले ग्रीन एयरपोर्ट्स रिएक्शन रिकॉग्नाइजेशन 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है? विचार करना है। यह सम्मान एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल एसीआई एशिया पैसिफिक द्वारा बैंकॉक में प्रदान किया गया। ठीक बात है, जयपुर एयरपोर्ट को 5 से 15 मिलियन वार्षिक यात्री श्रेणी में सिल्वर रेटिंग भी मिली है। हाँ, जयपुर को रेटिंग मिली है भाई, आपका सांगानेर हवाई अड्डा जो है। पर्यावरण अनुकूल पहलों से यह एयरपोर्ट सालाना 200 टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन जो है यह कम कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है 200 टन से। यह उत्तर भारत का पहला वाटर पॉजिटिविटी सर्टिफाइड एयरपोर्ट बन गया है। ये उत्तर भारत का पहला नहीं बना है, उत्तर भारत में देखें तो इससे पहले उत्तर भारत में दिल्ली वाला बना है, तो ये पहला नहीं है। पहला कौन सा होगा? पहला दिल्ली वाला इंदिरा गांधी, और दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका जयपुर वाला। ठीक है, दूसरा है जयपुर। तो इसमें स्टेटमेंट 3 ही सही होंगे, 1, 2 और 3। ये रहा पहला ऑप्शन, 1, 2, 3। अगला देखो, नेक्स्ट पर्सन अवार्ड एशियाई है ना, ये सारी चीजें अपन देख ली। यात्री श्रेणी 5 से 15 और कार्बन दक्षता। उसके बाद ये उत्तर भारत का दूसरा वाटर पॉजिटिविटी सर्टिफाइड है, पहला नहीं है, तथा इसे एशियाई से लेवल 3 एक्रीडेशन जो है वो प्राप्त है ना। याद रखना, पहला कौन सा? उत्तर भारत का दिल्ली है, इंदिरा गांधी। इसके बाद देखो, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान द्वितीय चरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार करना है। शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा बिशलपुर बांध, टोंक और बंद बारेठ भरतपुर से किया गया। बिल्कुल ठीक। अभियान की आधिकारिक संचालन अवधि 25 मई से 5 जून तक विश्व पर्यावरण दिवस तक निर्धारित है। इसका क्रियान्वयन मुख्य रूप से जल संसाधन विभाग तथा वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, इस दौरान 4 जून को रन फॉर एनवायरमेंट दौड़ का आयोजन भी प्रस्तावित है। सारी की सारी बातें बिल्कुल 100% सही है, चारों के चारों कथन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप ये चारों कथन सही कर लेना, क्योंकि यह अभियान जो है यह वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान है, जिसका यह कौन सा चरण है? द्वितीय चरण है। प्रथम चरण से सवाल आया था, द्वितीय चरण से सवाल आएगा, पक्का आएगा, अच्छे से याद कर लेना। मई जून के करंट अफेयर में है, 100% आएगा यहां से सवाल, छोड़ना मत। उद्घाटन स्थल जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा। राज्यव्यापी शुभारंभ गंगा दशमी को बिशलपुर बांध व बंद बारेठा से हुआ था। उद्देश्य मानसून पूर्व पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन और कैच द रेन। और हवाई सर्वेक्षण सीएम के द्वारा इसरदा बांध सवाई माधोपुर का सर्वेक्षण किया गया और 25 मई से 5 जून तक की इसकी अवधि है। बिल्कुल सारी की सारी बातें सही है। चर्चा में रहे संस्थान और संबंधित जिलों को आपस में सुमेलित करना है, ये वाला आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करके बताओ। देखें, देश का पहला बकरी बैग अभियान, प्रदेश का पहला बारवाड़ी प्रवासी भवन, अनिकेश अग्रवाल नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर और चंदन वन विकास योजना। चंदन वाले तो मैंने कल अपनी क्लास हुई थी उसमें भी आपको बताई थी, चंदन वन वाली सारी की सारी बात, तो ये तो आपको बढ़िया तरीके से अच्छे से पता होनी चाहिए। चलो बताओ, देखें, करो मैच इनको। देखो आ जाओ, देश का पहला बकरी बैंक अभियान जैसलमेर, देश का पहला मारवाड़ी प्रवासी भवन जयपुर, जयपुर जयपुर है, ये रहा जयपुर जगतपुरा। और इसके बाद में अनिकेश अग्रवाल नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर जो है ये कहां पर बनाया गया है? अलवर सरिस्का में। इसके बाद चंदन वन विकास योजना पहले 3 जिलों में थी, अब 4 जिलों में होगी। पहले सिरोही में थी, बांसवाड़ा में थी, उदयपुर में थी, अब प्रतापगढ़ के अंदर भी हो गई है, सुजस के अंदर आई है। ये बात आपको बता देता हूं मैं, पहले सिर्फ 3 में थी, है ना, अब अगस्त में आई है सुजस के अंदर ये बात कि प्रतापगढ़ के अंदर। इसमें प्रतापगढ़ को भी क्या कर लिया गया है? चंदन वन परियोजना में ऐड कर लिया गया है। अच्छे से याद करना इस चीज को। चले
हाँ, इनको मिला दो भाई, पहले में तीसरा है, फिर चौथा है, फिर पहला है, फिर दूसरा है। 34-12, 34-12 कहाँ है? ये रहा आपका 34-12। मैच हो गया? चलो बहुत बढ़िया भाई। अगला देखो, बकरी बैंक अभियान जैसलमेर से दुर्लभ वन्य जीव जो कैराकल है, जो बहुत कम बचे हैं देश के अंदर, को रिवेंज किलिंग से बचाने के लिए किया गया है। रिवेंज किलिंग यानी कि कैराकल बकरियों को मार देता था और बकरियां का मालिक होता भी कैराकल ने पकड़ के को काम चेप देता। तो भाई सरकार एक पहल करी है, बकरी बैंक अभियान, बोले कि कैराकल ने मत मारो थे, रिवेंज किलिंग मत लो थे, एक काम करो, ये जीव ने तो जीण दो आपड़े, हाँ थारी बकरी बकरियों की खाजा है तो बकरी बैंक में आओ, तन बढ़िया स्वस्थ एकदम सुंदर बकरी देश ले जाओ। मारवाड़ी प्रवासी भवन गोनेर रोड जगतपुरा जयपुर में 4000 वर्ग मीटर में मारवाड़ इंटरनेशनल फेडरेशन के द्वारा निर्मित किया जाएगा। याद रखना, इसका ऑप्शन आपको जोधपुर या बीकानेर पक्का मिलेगा ऑप्शन के अंदर, लेकिन ये है कहां पर? जयपुर के अंदर है। देश का पहला मारवाड़ी प्रवासी भवन बनाया गया है। नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर सरिस का अलवर के अंदर है। यह वेदांता समूह के टाको व वन विभाग के मध्य एमओयू के माध्यम से यह सेंटर जो है विकसित किया जाएगा। चंदन वन परियोजना यह 4 जिलों में है, जो कि पहले सिर्फ 3 जिलों में थी। 4 जिलों में देखें तो जातलिया, बांसवाड़ा, कालका माता, वनखंड उदयपुर, जन्नापुर, जोड़, सिरोही और प्रतापगढ़ के प्रति स्थल 10,000 चंदन के पौधे जो है वो लगाए जाएंगे। तो चंदन का पौधा लगाऊंगा आई जा तो कदे राजस्थान में कदे कोई पुष्पा जाम जा है, झुकेगा नहीं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में राजस्थान की राष्ट्रीय रैंकिंग व उपलब्धियों के संबंध में कौन से कथन सही हैं? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बहुत महत्वपूर्ण है। पीएमजीएसवाई, पीएमजीएसवाई, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। योजना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर मध्य प्रदेश में किया गया था भाई कार्यक्रम। इस बार राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया, ये बात सही है, मध्य प्रदेश में हुआ था। सड़क निर्माण की कुल लंबाई के मामले में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, सड़कों की लंबाई देखा तो राजस्थान को दूसरा स्थान। गुणवत्ता नियंत्रण की श्रेणी में राजस्थान और तमिलनाडु ने संयुक्त रूप से दूसरा स्थान जो है हासिल किया है, ये बात भी बिल्कुल सही है। सड़कों की क्वालिटी देखा तो राजस्थान और तमिलनाडु भी दूसरे नंबर पर है। ठीक बात है। सड़क लंबाई और गुणवत्ता नियंत्रण, यानी कि सड़कों की लंबाई भी और गुणवत्ता नियंत्रण, दोनों चीज, सड़क की लंबाई और गुणवत्ता नियंत्रण दोनों ही श्रेणियों में देश में प्रथम स्थान जो है उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया। नाना प्रोग्राम ही मध्य प्रदेश में क्यों हुआ है? क्योंकि दुनिया में पहले स्थान की को आया, मध्य प्रदेश को आया है, एमपी को आया मध्य प्रदेश। तो याद रखो, कड़े हुए प्रोग्राम 25 वर्ष पूरा हो जाए योजना अंजना प्रोग्राम मध्य प्रदेश के अंदर ही करोगे, क्योंकि मध्य प्रदेश को दुनिया में ही पहला स्थान आयो, सड़क निर्माण में भी देखा तो और गुणवत्ता नियंत्रण में भी। तो दोनों की चीजें, सड़क की लंबाई और गुणवत्ता नियंत्रण, है ना। अब राजस्थान को भी कौन सा स्थान आया है? दूसरा स्थान आया है। तो ध्यान रखियो, राजस्थान को सड़क लंबाई जो है भी में भी दूसरा स्थान है और गुणवत्ता जो है राजस्थान भी में भी दूसरे नंबर पर है। ठीक है, तो अगर ये आ जाए कि गुणवत्ता नियंत्रण में राजस्थान कौन से नंबर पर है? दूसरा पर है। लंबाई की बातचीत आ जाओ तो राजस्थान कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। लंबाई जो है 75,668 किलोमीटर लंबाई है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत। ठीक, चलो तो 3 बात सही है, 1 2 3, चौथी बात क्या है? सरासर गलत है। समारोह की रजत जयंती पर 25 वर्ष रजत जयंती होगी भाई, सिल्वर जुबली। इस पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा समान सड़क लंबाई में शीर्ष 3 राज्य देख लो। सबसे पहले मध्य प्रदेश है, उसके बाद में राजस्थान है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश है। गुणवत्ता नियंत्रण की श्रेणी के अंदर अगर अपन देखें तो मध्य प्रदेश पहले पर है, राजस्थान और तमिलनाडु जो है ये संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। कि भाई राजस्थान और तमिलनाडु की दोनों की सड़क की गुणवत्ता का मामला बराबर है एकदम, कोई ऊपर नीचे को नहीं है, 19-20 कोई फर्क को नहीं। हाँ, मध्य प्रदेश और राजस्थान में थोड़ा 19-20 को फर्क है भाई, है ना। राजस्थान हूँ, मध्य प्रदेश जो है वो थोड़ा 21 है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में नीति आयोग व WHO के द्वारा राजस्थान को दी गई हालिया रैंकिंग के संदर्भ में कथनों पर हमें क्या करना है? विचार करना है। करो देखिए विचार। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 1 से 12 तक एकीकृत विद्यालय कंपोजिट स्कूल्स उपलब्ध कराने में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। ठीक बात है, लाइन को मतलब है कि जो पहली और 12वीं ताई की स्कूल वह सबसे ज्यादा कड़े है राजस्थान के अंदर है। जी हाँ, स्कूल पहली और 5वीं ताई की भी है, स्कूल जो है 10वीं क्लास ताई की भी है, लेकिन राजस्थान के अंदर पहली और 12वीं ताई की जो स्कूल है बड़ की संख्या सबसे अधिक है, देश में पहले नंबर पर है अभी में। रिपोर्ट कौन जारी करी? नीति आयोग। देश के कुल एकीकृत विद्यालयों का लगभग 35% अकेले राजस्थान के अंदर संचालित है। नीति आयोग ने राजस्थान के शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान और AI आधारित मूल्यांकन को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा है। ठीक बात है भाई, शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड्स 2026 में राजस्थान को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में प्रथम स्थान जो है दिया गया है। बताओ देखिए ई कमाई कितना कथन सत्य है। और चौथो देखो ध्यान सही है को नहीं,
बिल्कुल सही है, पहले स्थान की को राजस्थान को। तो कितने कथन सही हैं? चारों के चारों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। देखो, एकीकृत शिक्षा देश का हर तीसरा एकीकृत विद्यालय राजस्थान के अंदर आपको मिलेगा ही मिलेगा। नीति आयोग की गुड स्टेट रिपोर्ट देखें तो इसमें शाला स्वास्थ्य परीक्षण, इसके बाद देखें तंबाकू नियंत्रण WHO अवार्ड दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम स्थान मिला, किसको मिला है? राजस्थान को मिला है। अब आ जाओ भाई, नई सूची आ गई है, सूची 1 ने सूची 2 मिलाओ, अपने दबादब मिलाओ। देखा डॉक्टर कैलाश डागा, सॉरी प्रोफेसर कैलाश डागा, इसके बाद में प्रोफेसर मदन सिंह राठौड़, फिर है डॉक्टर प्रदीप सिंह राजपुरोहित, और इसके बाद में है डॉक्टर प्रोफेसर पीपी चौधरी। तो पीपी चौधरी तो पाली वाले वो सांसद है जिनको संसद रत्न पुरस्कार मिला है, चौथी बार मिला है। संसद के अंदर इनकी उपस्थिति जो है वो सबसे अधिक रही थी, तो इनको क्या मिला है भाई? संसद रत्न पुरस्कार मिला है। ठीक है, इसके बाद अगला देखो आप, कैलाश डागा जी ये MLSU उदयपुर मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय के क्या नियुक्त किए गए हैं भाई? नए कुलगुरु ने नियुक्त किए गए हैं, नवनियुक्त कुलगुरु कैलाश डागा जी। और मदन सिंह राठौड़, और फिर बचते हैं आपके प्रदीप सिंह राजपुरोहित। देखो देखें, मदन सिंह राठौड़ और प्रदीप सिंह राजपुरोहित, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के तो हैं मदन सिंह राठौड़, और इसके बाद डॉक्टर प्रदीप सिंह राजपुरोहित जो है ये बहरीन के अंदर भारत के क्या बने हैं? नए राजदूत बने हैं। चारों के चारों मैच कर दिया अपन ने, 2-1-4-3, 2-1-4-3 ये हो गया मैच आपका। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना, प्रोफेसर कैलाश डागा और मदन सिंह राठौड़ दोनों को कौन कौन सी जो यूनिवर्सिटी है उनके कुलगुरु बनाया गया है। नेक्स्ट देखो, कुलगुरु नियुक्तियां राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के द्वारा 13 मई को आदेश जारी किया गया। कार्यकाल होता है इनका 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। डागा जी को उदयपुर के और राठौड़ जी को सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय उदयपुर सॉरी भरतपुर के। इसके बाद प्रदीप सिंह राजपुरोहित जो कि राजस्थान के निवासी हैं, पूर्व डॉक्टर रह चुके हैं और बहरीन में भारत के क्या बनाए गए हैं? नए राजदूत बनाए गए हैं। इसके बाद में पीपी चौधरी लोकसभा सांसद है पाली से, 18वीं लोकसभा में 99% उपस्थिति है, तो संसद रत्न से इनको सम्मानित किया गया। कभी स्कूल में मिली है था स्कूल में थारी उपस्थिति बहुत बढ़िया रही है, तो ये स्कूल वाला थान कोई मेडल देवा अवार्ड देवा कदी कौन मिलेडो ना, कोई नहीं गया ही को नहीं, बंक मारे हुए स्कूलों। ए देखो कितना बढ़िया सांसद है, ए लोकसभा में गया है, पक्का गया है ना, मैं जाऊंगा मन कौन था। राजस्थान रॉयल्स के मालिकाना हक के हालिया अधिग्रहण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो एग्जाम में आजकल चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो चाहे RPSC हो, एग्जाम में सवाल खेला से जरूर पूछे जावे, पक्का पूछे जाओ, और टाबर सबसे ज्यादा पीछे भी खेला ही पड़ा रहे कि मान खेल भी खूब पढ़ाओ। तो आपा के सारो सामान यान को लेके आए जिसमें खेल भी है, जिसमें अवार्ड भी है, जिसमें नई नियुक्तियां भी है, जहाँ कोई सल्ट गयो मरमरा गयो तो बिको सिस्टम भी सारो लेके आया हाँ, और खेल भी है, IPL भी है, तो सारी चीज है। सुजस से इकोनॉमिक सर्वे की कौन छोड़ो थे, तो बस क्लास में 2-3 बार देख जाओ। अभी तक मेरी और भी करंट की मैं 2-3 क्लास ले चुके हूँ अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, वह भी अच्छे से देखो। और तन रैपिड रिवीजन करना तो सिर्फ एक क्लास लगभग 55-56 मिनट की क्लास अभी पूरी हिस्ट्री करा रखी है। तन 35-40 मिनट की क्लास है या थोड़ी सी ज्यादा होगी है ना, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर ही है, 1 घंटे के अंदर अंदर ही थान अलग से एक क्लास में क्लास संस्कृति करा रखी है और एक क्लास में थान ज्योग्राफी करा रखी है। तो तीनों वीडियो थे थोड़ा समय निकाल के जरूर देखियो, थान बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम के अंदर, इतनी पक्की बात है, हेल्प पक्की मिलेगी थान। तो 1-1 घंटे के अंदर अगर थे 3-3 सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा भी अगर और थारा जो नंबर है वन बढ़ास को, तो ते जरूर देखो है वो वीडियो, मिस मत करो भाई। राजस्थान रॉयल्स लक्ष्मी निवास मित्तल परिवार से और आधार पूनावाला ने मिलकर लगभग $1.65 बिलियन में फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण कर लिया है। बहुत बढ़िया तरीकों कर लियो भाई है ना। नए शेयर धारिता ढांचे में मित्तल परिवार के पास में 75% हिस्सेदारी होगी। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आधार पूनावाला के पास 18% हिस्सेदारी रहेगी, ठीक बात है। और जो शेष 7% हिस्सेदारी है, ये मनोज बडाले सहित पुराने जो निवेशक है इनके पास में 7% की हिस्सेदारी बनी रहेगी। चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये तो वही सारी सारी सेम टू सेम बात है, कोई नई बात को नहीं। IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ओ आगो भाई अब्बा बंदूक है की चालने बाद में रुकने को नाम ही कौन जाना, खराब ही होगी फिर यार। द्वारा बनाए गए ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने एक सीजन में 72 छक्के लगाकर 72 छक्का, क्रिस गेल सकल डरता सारा का सारा, क्रिस गेल के 59 छक्कों का सर्वकालिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो क्रिस गेल का कितना छक्का? 59 छक्का का रिकॉर्ड तोड़ दियो। 59 या भाई जी कत्ता चेप दिया, 72 नेट तेड़े ही कोनी। अब क्रिस गेल ने वापस बुला लो चाहे IPL का, भाई मन कौन लगे कि ई भाई को रिकॉर्ड टूटा गया। भैया देखो रिकॉर्ड बना है तोड़न के लिए बना है,
लेकिन वास्तविकता है कि मन लागे कोनी स्टेडियम ने थोड़ा छोटो करना पड़ेगा, ये वाला रिकॉर्ड तोड़ना है। तो इन्होंने महज 15 वर्ष की उम्र में मात्र 440 गेंदों में आईपीएल इतिहास के सबसे तेज 1000 रन पूरे किए। आता ही लाग जाता तो इन भी देखते कि पहली गिनती आए लियो बैट पकड़ के खड़े हुए आन दे बोले देख लेंगे बॉलर कौन है श्याम है। वे आईपीएल इतिहास में 237.30 के स्ट्राइक रेट से 700 से अधिक रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। कौन? वैभव सूर्यवंशी। इस सीजन में उन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, सुपर स्ट्राइकर तथा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन के ये सारे के सारे पुरस्कार किसको मिले हैं? वैभव सूर्यवंशी को ही मिले हैं। चारों की चारों बातें वैभव सूर्यवंशी के बारे में बिल्कुल सही है। तो चारों बातें सही है, आप याद रखना। सीजन के आंकड़े देखें तो 16 पारियों में 776 रन, ऑरेंज कैप इन्हीं के पास रही। औसत आया 48.50, स्ट्राइक रेट आया 237.30। पावर प्ले रिकॉर्ड देखें, शुरुआती 6 ओवरों में 521 रन, उसके बाद में इसमें 521 रनों में 46 छक्के। डेविड वार्नर का इन्होंने क्या तोड़ दिया? रिकॉर्ड तोड़ दिया। सर्वश्रेष्ठ अनकैप्ड खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल के 625 रनों का भी इन्होंने क्या तोड़ दिया? रिकॉर्ड तोड़ दिया। प्लेऑफ अर्धशतक, सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर में 16 गेंदों पर संयुक्त रूप से सबसे तेज अर्धशतक, कुल 97 रन बनाए। भाई साहब बहुत बहुत भयंकर। तो याद रखियो, ये भाईन भी थे, है ना। चर्चित खेल और प्रतियोगिता देखो सूची 1 में, और दूसरी में संबंधित खिलाड़ी और उपलब्धि दी गई है। देखो फिर एशियन ट्रांसप्लांट खेल है, वियतनाम आयरन मैन प्रतियोगिता है, नेशनल डेप्थ स्पोर्ट्स है, और रोबोफेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप है। रोबोफेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप यूएस वाली है, इयाना खान है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या ब्रांड एम्बेसडर भी है इयाना खान, याद रखियो थे। ठीक, तो डी में क्या है भाई? 4 है। डी में 4 इम है और डी में 4 हुरा है। सी है नेशनल डेफ स्पोर्ट्स चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ वालों क्या होगा भाई? देखो देखें, रजत एक कहां से संतोष जाट टेबल टेनिस में 1 रजत। वियतनाम आयरनमैन प्रतियोगिता 13 घंटे 46 मिनट में आयरनमैन रेस पूरी करने वाला सबसे युवा एथलीट। फिर एशियन ट्रांसप्लांट देखो देखें 2 1 3 4 21 34 21 34। ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं, याद कर लियो अच्छे से। एशियन ट्रांसप्लांट खेल 2026 जो बैंकॉक के अंदर हुए, इसमें भवानी सिंह मिक्स्ड डबल्स के अंदर रजत पदक इन्होंने क्या किया है? प्राप्त किया है। इसके बाद वियतनाम आयरनमैन प्रतियोगिता में 13 घंटे 46 मिनट में आयरनमैन रेस पूरी करने वाले सबसे युवा एथलीट जो है ये बने। इसके बाद में नेशनल डेफ स्पोर्ट्स चंडीगढ़, संतोष जाट टेबल टेनिस में 1 रजत है और 1 कांस्य पदक है। चलो अब की थोड़ी सी अपन व्याख्या देखा। भवानी सिंह बैंकॉक में जॉर्डन कुमार के साथ मिक्स्ड डबल्स में इन्होंने रजत पदक जीता है। ट्रांसप्लांट खेलों में कुल 19वां पदक है। ऋषभ डागा जयपुर के 18 वर्षीय एथलीट हैं। 3.8 किलोमीटर की तैराकी, 180 किलोमीटर साइकिलिंग, 42.2 किलोमीटर की मैराथन पूरी की। संतोष जाट तेजागाबाद सांबर झील से हैं। टेबल टेनिस महिला टीम में रजत व युगल में कांस्य पदक जीता है। इनाया खान जयपुर की 14 वर्षीय छात्रा है और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी क्या है भाई? ब्रांड एम्बेसडर है। अच्छे से याद रखना। अगलो देखो, भारत सरकार द्वारा घोषित अष्टम पोषण पखवाड़ा में राजस्थान के प्रदर्शन के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? कौन सा है भाई? अष्टम पोषण पखवाड़ा। राजस्थान ने 112.33% उत्कृष्ट उपलब्धि के साथ देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2026 के पोषण पखवाड़े की मुख्य थीम क्या है भाई? जीवन के प्रथम 6 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क विकास। राज्य में नवाचार के रूप में पोषण की कहानी दादी नानी की जुबानी। बता दें कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ। कुछ तो बताया करो, पोषण वाला तो बता दो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट बताओ। देखें, भारत सरकार द्वारा घोषित अष्टम पोषण पखवाड़ा, पोषण पखवाड़ा को पर्सन है और पोषण संबंधित बातों को थाना जरूर बेरो होना चाहिए, और कोई नहीं बेरो हो चाहे ना हो। आ जाओ फिर, राजस्थान ने 112.33% उत्कृष्ट उपलब्धि के साथ 100% ऊपर खींची, पहला स्थान लिया देश में पोषण पखवाड़ा। फिर अब वर्ष 2026 के पोषण पखवाड़े की मुख्य थीम जीवन के प्रथम 6 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क का विकास करना है। कि हमारा जो पोषण जो हम इसको ऐसा रखेंगे कि जीवन के जो पहले 6 वर्ष हैं उसमें हम हमारे माइंड का जो है अच्छे से विकास कर लें। राज्य में नवाचार के रूप में पोषण की कहानी दादी नानी की जुबानी पोषण की कहानी आप सदा ही सुनी कि ढंग की चीज खाया करो। नो स्क्रीन आवर अभियान जो है चलाए गए। दो नहीं, बिल्कुल सही बात है कि भाई नो स्क्रीन अभियान चलाओगे, टावरान मोबाइल ना दो थे, ना कोई दादी नानी की कहानी अब जुबान से सुनाओ थे, जब बढ़िया रहेगी। ये 9 से 23 अप्रैल तक पूरे देश में आयोजित किया गया था। ये डेट अच्छे से याद रख लेना, पोषण पखवाड़ा 9 से 23 अप्रैल तक किया गया था। चारों के चारों बात 100% सही है, कोई शक नहीं है।
राष्ट्रीय रैंकिंग देखो तो सर्वाधिक गतिविधियों के साथ राजस्थान देश में पहला स्थान लाया है और थीम है इसकी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट इन फर्स्ट 6 इयर्स। प्रमुख गतिविधियां नो स्क्रीन आवर, पारिवारिक समय दो और पोषण मेला और दान अभियान। अगला प्रश्न पर आ जाओ। राजस्थान कृषि विभाग और वाधवानी एआई के मध्य हस्ताक्षरित एक क्या हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। इस एग्रीमेंट पर विचार करना है। यह 3 वर्षों के लिए गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन है जिसमें वाधवानी एआई राज्य को निःशुल्क तकनीकी सहायता जो है प्रदान करेगा। बिल्कुल ठीक बात है, 3 वर्ष के लिए है। एक पाछा किसानों को स्थानीय भाषाओं में मौसम, फसलों एवं योजनाओं की जानकारी देने हेतु एग्रीवाणी बहुभाषी चैटबॉट जो है वह शुरू किया जाएगा, वह भी इसी समझौते का हिस्सा है। कीटों व बीमारियों की पहचान के लिए क्रॉप्स तकनीक का प्रयोग जो है किया जाएगा। खेत में ही सोयाबीन की गुणवत्ता की सटीक जांच हेतु सोयाबीन ग्रेन एनालाइजर टूल जो है यह उपलब्ध किया जाएगा। यह किनके मध्य समझौता हुआ है, वाधवानी एआई और राजस्थान कृषि विभाग के मध्य समझौता हुआ है। दोनों के दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चारों फैक्ट ही अच्छे हैं। चारों फैक्ट में देखें तो दूसरा फैक्ट जो है एग्रीवाणी वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पूछ लेंगे। एग्रीवाणी जो है राजस्थान कृषि विभाग ने किसके साथ मिलकर इसका विकास किया, तो कौन भाई, वाधवानी एआई के साथ एक समझौता हुआ था, उसके तहत जो है इसका चैटबॉट जो है ये शुरू किया जाएगा। हस्ताक्षरित तिथि और अवधि 3 वर्ष के लिए अवधि होगी। तिथि 25 मई को इसके ऊपर हस्ताक्षर हुए थे एग्रीमेंट पर। उद्देश्य है इसका आधुनिक एआई उपकरणों से उत्पादकता को बढ़ाना और त्वरित कोई भी उपाय देना। इसके बाद यह निर्णय करना। विकसित 4 प्रमुख टूल्स हैं, एक तो एग्रीवाणी है, एक क्रॉप्स, एक है सोयाबीन ग्रेन एनालाइजर, एक है एग्री एआई कलेक्ट जिसमें फील्ड गतिविधियों का डिजिटल रिकॉर्डिंग सिस्टम होगा। रक्षा विज्ञान और दिवंगत व्यक्तित्व के बारे में देखेंगे और साथ में संबंधित प्रमुख तथ्य उनसे। तो स्वदेशी यूजीवी कृष्णा, डॉक्टर एसआर मेहता, श्यामलाल मीणा, तरंग श्रीवास्तव। फटाफट से आप देखो सूची 2 के अंदर और इनको मैच करके देखो भाई, है ना। 2 तो देखो इधर निधन वाले हैं, तो निधन वाले देख लो आराम से। चलो देखो फटाफट से क्या होगा इसका राइट आंसर। कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करो, उत्तर बताने की कोशिश किया करो। एक तो न्यू मत कहो कि गुरुजी प्रश्न बहुत हार्ड लाओ, प्रश्न हार्ड उड की कोनी है यान का करो, यानी कि प्रैक्टिस में थान ई लिए करा रहे हूं कि थे एग्जाम में जो सरल सरल आवे बांधते सल्टा जाओ, ई लिए प्रैक्टिस आकी करो थे, प्रैक्टिस थान आकी करनी चाहिए। देखो फिर स्वदेशी यूजीवी कृष्णा, तो स्वदेशी यूजीवी कृष्णा क्लब फर्स्ट जयपुर के द्वारा निर्मित ड्यू लेजर एक युक्त सुरक्षा क्या है, एक रोबोट है। यूजीवी कृष्णा स्वदेशी यूजीवी है, कृष्णा नाम है इसका। ये क्लब फर्स्ट जयपुर के द्वारा निर्मित ड्यू लेजर युक्त क्या है, एक सुरक्षा क्या है, रोबोट है। इसके बाद देखें तो डॉक्टर एसआर मेहता, डॉक्टर एसआर मेहता जो है ये मेडिसिन के गॉडफादर कहे जाते हैं। एसआर मेहता जो कि जयपुर के एक विख्यात चिकित्सक है जिनका निधन हो चुका है, डॉक्टर एसआर मेहता। इसके बाद क्या है, श्यामलाल मीणा जी, तो श्यामलाल मीणा, हाँ बिल्कुल, ये अर्जुन अवार्डी तीरंदाज है और ओलंपिक टीम के, सियोल ओलंपिक टीम के 1988 में सदस्य भी रहे हैं श्यामलाल मीणा। इनका भी क्या हो गया भाई, निधन हो चुका है। इसके बाद तरंग श्रीवास रावत बाटा, आईआईटी जम्मू में वज्र नेत्र ड्रोन विकसित करने वाली टीम के जो हैं ये सदस्य रहे हैं। कौन, तरंग श्रीवास। तो देखो कौन सा होगा इसमें, 2 1 4 3, 2 1 4 3 ए ऑप्शन, 2 1 4 3। आ जाओ फिर अगले पे आ जाओ फटाफट से। कृष्णा रोबोट फर्स्ट क्लब जयपुर के भुवनेश मिश्रा द्वारा विकसित किया गया है, हवा में ड्रोन नष्ट करने हेतु डीईडब्ल्यू लेजर से लैस है। डॉक्टर श्यामलाल राम मेहता, डॉक्टर एसआर मेहता 95 की आयु में इनका निधन हो गया। 85 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के ये पूर्व प्रिंसिपल रह चुके हैं। श्यामलाल मीणा देखे तो बांसवाड़ा के निवासी हैं। 1987 एशियाई तीरंदाजी में कांस्य पदक, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय तीरंदाजी पदक मिला और इनका निधन हो गया 24 मई को। तरंग श्रीवास जो है ये रावतबाटा के निवासी हैं। आईआईटी जम्मू टीम के साथ भारतीय सेना हेतु स्टेल्थ सर्विलांस ड्रोन जिसका नाम है वज्र नेत्र, इसको तैयार किया है। कौन, तरंग श्रीवास जो कि रावतबाटा राजस्थान के निवासी। अगली खबर पे आ जाओ। 15वें ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार बहुत महत्वपूर्ण है भाई, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखो, इसका आयोजन 26 से 28 अप्रैल 2026 को जयपुर के अंदर किया गया था। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा जय महल पैलेस के अंदर क्या किया गया, इसका उद्घाटन किया। इस आयोजन में लीडिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड राजस्थान पर्यटन को दिया गया था। गलत बात है, ये किसको दिया गया था, मध्य प्रदेश को दिया गया। किसको दिया गया था भाई, मध्य प्रदेश को दिया गया था। उद्घाटन सत्र के दौरान रीइमेजिंग इनबाउंड टूरिज्म इन इंडिया थीम पर
फिक्की वो नॉलेज पेपर का विमोचन किया गया था। सारी बातें सही हैं, 1, 2 और 4। मतलब तीसरी बात गलत है, राजस्थान पर्यटन की जगह वहां मध्य प्रदेश पर्यटन आएगा। तो फिर 1, 2, 4, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1, 2, 4। चलो और देखो इसके बारे में थोड़ा सा। 15वां ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार जो है जयपुर में, इसका आयोजन हुआ था। जीआईटीबी कौन सा है संस्करण? ये 15वां संस्करण है। ये अच्छे से याद कर लेना कौन सा है भाई, 15वां संस्करण है। 26 अप्रैल को जय महल पैलेस में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। लीडिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड जो है ये मध्य प्रदेश पर्यटन को प्रदान किया गया है। नॉलेज पेपर आ गया, इनक्रेडिबल इंडिया 4.0 पर थीम पर नॉलेज पेपर विमोचित किया गया था। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले तो फटाफट ले लो, फिर आप अगला प्रश्न की तरफ बढ़ा, तुरंत चला। पचपदरा स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 9 मिलियन मेट्रिक टन प्रतिवर्ष ये इसकी क्षमता है भाई, ये अच्छे से याद कर लेना है ना। एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड जो है इसकी क्षमता कितनी है, जो पचपदरा के अंदर है, प्रतिवर्ष इसकी क्षमता है 9, है ना। तो अच्छे से याद कर लेना 9 MMTPA। ठीक, क्षमता वाला ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल ठीक बात। इसकी क्षमता है 9 मिलियन मेट्रिक टन प्रतिवर्ष। यह रिफाइनरी परियोजना एचपीसीएल का इसमें 74% अंश है और राजस्थान सरकार का इसमें 26% अंश है। ये भी अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद देखें तो अप्रैल 2026 में सीसीईए द्वारा इसकी संशोधित लागत 79,459 करोड़ करने को मंजूरी दी गई है। इसके वाणिज्यिक संचालन की निर्धारित तिथि 1 जनवरी 2027 तय की गई है। 1 जनवरी 2027, 1 जुलाई करी गई होगी, है ना। तो ये स्टेटमेंट ने ते एकदम सही कर लियो। बाकी का सारे स्टेटमेंट सही है। एक तो थाने की कैपेसिटी जो है वो अच्छे से याद रखनी है, कैपेसिटी गलत ना कर दियो, कैपेसिटी ढंग से याद कर लियो भाई, है ना। एक बाद अगर आप आगे देखा तो एक जो तिथि है वह 1 जनवरी नहीं भाई 1 जुलाई है। क्या है भाई, 1 जुलाई है। और 27 को नहीं है देखिए, तो अभी 26 में होगा कार्यक्रम चालू, 26 ही है। अब बात होगी, हाँ वो सही है, 26%, 70% और 9 MMTPA जो है वह क्या है, इसकी कैपेसिटी है। तो कौन सा बात है, कौन सा स्टेटमेंट गलत हो, अपनो चौथो गलत हो, तो पहलो दूसरो तीसरो जो है सही है। अगलो देखो भाई, स्थान व क्षमता, स्थान है पचपदरा बालोतरा में स्थित, क्षमता है 9 MMTPA। इसके बाद में लागत संशोधन देखें द्वारा लागत 43,129 करोड़ से बढ़ाकर और 79,459 करोड़ स्वीकृत करें। एचपीसीएल की 74% हिस्सेदारी है, राजस्थान सरकार की 26% हिस्सेदारी है। वाणिज्यिक संचालन तिथि इसकी 1 जुलाई 2026 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देखो, पीएम कुसुम योजना में राजस्थान की उपलब्धियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो। राजस्थान ने पीएम कुसुम योजना के तहत 4,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता का आंकड़ा पार कर लिया है। बहुत बढ़िया बात है भाई। कंपोनेंट ए, बंजर भूमि पर सौर संयंत्र में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है, बिल्कुल ठीक बात है। कंपोनेंट ए में कौन से स्थान पर है, पहले स्थान पर है। आज चीज को विशेष ध्यान रखना होता है ना। कंपोनेंट ए के तहत कुंदनपुरा के अंदर 0.5 मेगावाट को एक संयंत्र लगाए हुए, कौन लगाए हुए भाई जी को नाम भी बतायो मैं थान, कौन, कजोड़मल जाट, कुंदनपुरा कड़ा है, जयपुर के अंदर पड़े। और ये टाइप को वो पहलो है ना 0.5 मेगावाट को संयंत्र लगाया जो लगभग 10 से 12 फीट जमीन से ऊपर है, खेत में लगाया हुआ बना, ताकि बी के नीचे का आराम से ट्रैक्टर भी चल सके और बी के नीचे फसल भी उगाई जा सके। तो वो कंपोनेंट ए के अंदर आवे। फिर कंपोनेंट सी में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है ना भाई। देखो बी और सी के अंदर राजस्थान कौन से स्थान पर है, तीसरे पर है। राज्य में इस योजना के अंतर्गत 1808 विकेंद्रीकृत सौर संयंत्र जो है स्थापित हो चुके हैं। सारी की सारी बात सही है, बस आ कंपोनेंट सी वाली बात जो है आ गलत है। तो 1, 2, 4, केवल 1, 2, 4 जो है ये बिल्कुल सही है भाई। अगला देखो, कुल क्षमता की 4,000 मेगावाट, ठीक है। 1808 विकेंद्रीकृत सौर संयंत्र की स्थापना हो चुकी है। रैंकिंग देखा तो कंपोनेंट ए में भारत पहले, राजस्थान पहले पर है, और कंपोनेंट सी में तीसरा पर है, और कंपोनेंट बी पूछ ले तो बी भी तीसरे पर है। लगभग 2.62 लाख किसानों को दिन के समय सस्ती बिजली उपलब्ध करवाना। इसके बाद देखो, राष्ट्रीय ई नाम प्लेटफॉर्म पर राजस्थान की रैंकिंग के संबंध में क्या करना है, हमें विचार करना है भाई। कृषि व्यापार देखो, जिनसों की कुल आवक में देखो, फिर ई पेमेंट के अंदर देखो, और राजस्थान में ई नाम पर 505 करोड़ रुपए से अधिक का प्रत्यक्ष डिजिटल भुगतान किया गया है। देखो ई पेमेंट में राजस्थान चौथे स्थान पर, सही बात।
एक बात है कुल जिनसों की कुल आवक के अंदर देखा अगर तो कुल आवक कितो आयो है राजस्थान ई वेबसाइट ई पर ई नाम पोर्टल पर ई पर प्लेटफॉर्म पर तो बीमा राजस्थान दूसरे स्थान पर है। आ बात भी सही है। कृषि व्यापार ट्रेड में देखा तो भाई व्यापार में आप हमेशा ही पहले स्थान पर रिया, तो पहले स्थान पर व्यापार में है, दूसरे स्थान पर तीन स्टेटमेंट तीनों का तीनों सही है। ई नाम पर 505 करोड़ रुपए से अधिक का प्रत्यक्ष डिजिटल भुगतान भी हुआ है, हालांकि है अपन चौथे स्थान पर लेकिन फिर भी 505 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। तो स्टेटमेंट चारों के चारों क्या है भाई, बिल्कुल सत्य हैं, कोई शक नहीं है, चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तरसीम पहले व्यापार के अंदर पहले पैरा, आवक के अंदर दूसरा पैरा, ई पेमेंट में आपा चौथे स्थान पर 44,711 लेन देन के जरिए 505 करोड़ प्लस का भुगतान हो चुका है। और लेन देन कितनी हुई है लोगों के द्वारा करी गई है 44,711 है ना, ई नाम पोर्टल पर। रिको के द्वारा बड़े औद्योगिक भूखंडों के उप विभाजन हेतु, बड़े बड़े जो औद्योगिक भूखंड हैं उनके उप विभाजन हेतु कुछ नियम जारी किए गए हैं, उन पर हमें विचार करना है, वो देखने हैं। देखो ये जो व्यवस्था ये डिस्पोजल ऑफ लैंड रूल्स 1979 के नियम 17E को पुनः लागू करते हुए की गई है। केवल 20,000 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले भूखंडों का विभाजन किया जाएगा। मेरी बात सुनो, ये कैसे हो रहा है विभाजन, ये मामला क्या है? देखो रिको क्या कर रहा है कि जो बड़े बड़े भूखंड बचे हुए हैं है ना, बड़ा बड़ा प्लाट, बड़ी बड़ी जमीना बच रही है ना, अभी जमीना की बातचीत है। अब रिको यहाँ कहे कि केवल 20,000 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले जो भूखंड है उन्हीं का उप विभाजन किया जाएगा। कि अगर थाना कोई बहुत बड़ी जमीन है भी को और भी विभाजन करना है तो मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि भाई बाप 20,000 स्क्वायर किलोमीटर की होनी चाहिए, 20,000 वर्ग मीटर आके है भाई, मिनिमम की है क्वालिफिकेशन है तारी। तो 20,000 वर्ग मीटर की होगी तो ही क्या बका उप विभाजन होगा, छोटा छोटा वापस और विभाजन भी का करे जा सकेगा। आ बात बिल्कुल सही है। फिर क्या कहा, उप विभाजन के बाद प्रत्येक नए भूखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल कम से कम 500 वर्ग मीटर भी होना अनिवार्य है। कि भाई उप विभाजन करो तो भाई छोटा छोटा जो बना हुई कमाई भूखंड वह कम से कम कितना होना चाहिए भाई, 500 वर्ग मीटर होना आवश्यक है। आ बात भी बिल्कुल सही है। भूखंड आवंटन के 1 वर्ष पूर्ण होते ही उप विभाजन की अनुमति तुरंत मिल जाएगी। उप विभाजन की अनुमति 1 वर्ष पूर्ण होता ही कौन मिले, टेम लगा होगा ये कमाई 7 वर्ष की है ना, साफ साफ कही है भाई, 7 वर्ष की बात करी है। ठीक, तो एक स्टेटमेंट गलत है, बाकी 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वो चौथो में 1 साल की जगह 7 साल आसी, बाकी तारे सारी चीजें समझ में आ गई होगी। यह व्यवस्था जो है डिस्पोजल ऑफ लैंड रूल्स 1979 का एक नियम है, 17E के तहत किया गया है। पात्रता व न्यूनतम मूल भूखंड न्यूनतम 20,000 वर्ग मीटर है और उपविभाजित जो है वो 500 को बनना चाहिए। समय सीमा भूखंडन आवंटन के न्यूनतम 7 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही इसकी अनुमति मिल जाएगी। अगला देखो राजस्थान रत्न पुरस्कार 2026 के बारे में, बहुत ही शानदार है भाई। इसमें पद्म भूषण कोमल कोठारी सम्मान बहुत ढंग से याद कर लेना किसको मिला है भाई, पद्म भूषण कोमल कोठारी सम्मान प्रो जॉन डी स्मिथ को मिला है। बहुत ही ढंग से याद कर लेना, बहुत ही अच्छे से याद कर लेना, शानदार तरीके से याद कर लेना इसको, ये गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। इसके बाद मेजर दलपत सम्मान देखो, राव सिंहा सम्मान देखो और महाराजा मान सिंह जी सम्मान देखो, किसको कौन कौन सा सम्मान इनको मिला है बताओ, देखें फटाफट से। LL जाट है, एक विंग कमांडर दीपिका मिश्रा है, एक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी है। तो डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी वाला तो एक पीछे की अपनी क्लास हुई थी, मैंने आपको उसमें ही बता दिया था। तो ये तो मेरे ख्याल से आप में से किसी का गलत देखो होना नहीं चाहिए, ये तो आप आराम से मेरे को बता दोगे। तो फिर बता ही दो फटाफट से कौन सा होगा इसका सही उत्तर। देखो चलो मैं बताऊं, राव सिया सम्मान जो है, राव सिया सम्मान किसको मिला, LL जाट को मिला है। पद्म भूषण कोमल कोठारी सम्मान ये किसको मिला है, प्रोफेसर जॉन डी स्मिथ को मिला है। इसके बाद मेजर दलपत सिंह सम्मान अगर देखें तो ये मिला है विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को मिला है। दलपत सिंह सम्मान, द से दलपत, द से दीपिका, याद रखियो, द से दलपत, द से दीपिका। फिर महाराजा मान सिंह जी सम्मान डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को मिला है। मिला के देखो इनको 3 1 2 4, 3 1 2 4 और 3 1 2 4 बन गई बात। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, जिंदाबाद। अगला देखो, हाँ यही देखो, रावसिया सम्मान LL जाट कृषि विशेषज्ञ हैं ये लिए। पद्म भूषण कोमल कोठारी सम्मान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जॉन डी स्मिथ को राजस्थानी लोक संगीत में इन्होंने अपना बहुत अच्छा योगदान दिया। दलपत सिंह सम्मान विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को शौर्य के लिए मिला है। महाराजा मान सिंह जी सम्मान जितेंद्र कुमार सोनी को साहित्य एवं शिक्षा के लिए दिया गया है। राजस्थान की 16वीं विधानसभा की प्रमुख वित्तीय समितियों के अध्यक्षों को सुमेलित करना है, करो। देखें बहुत बढ़िया प्रश्न आया है, सच्ची में बहुत बढ़िया आया है।
मैं कोई जैसे एक प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाए मजो आ जावे, है ना, शानदार मजो आ जावे। जनलेखा समिति को आ जाओ चाहिए, प्राकलन समिति ए को आ जाओ, ख को आ जाओ, राजकीय उपक्रम समिति, नियम समिति, चाहे कोई से आ जाओ, अपन पांचों का पांचों ढंग से याद करना है। करो देखे फटाफट से क्या होगा। रावण बताओ देखें। जनलेखा समिति, हाँ जनलेखा समिति अड़िन टीकाराम जूली। देखो देखे ठीक, एक पास देखो प्राकलन समिति कै और फिर एक प्राकलन समिति है। तो प्राकलन समिति कै जो है इको तो है भाई संदीप शर्मा, और प्राकलन प्राकलन समिति ख जो है इका है बाबू सिंह राठौड़, है ना। तो कै के संदीप शर्मा और ख के बाबू सिंह राठौड़। फिर राज के उपक्रम समिति इनके हैं कालीचरण सराफ, और इसके बाद में है नियम समिति, इसके हैं वासुदेव देवनानी। तो ये मैच हो गए सारे के सारे। देखो देखें 3 1 फिर 5 फिर है 4 और फिर है 2, 31,542, 31,542 ऑप्शन नंबर 2 में है। साफ साफ देखो 31,542, ठीक बिल्कुल सही हो गया। अब पांचों का पांचों थान याद भी करना है। मेरे कन अगर ते सवालों सही भी कर दियो तो मैं थोड़ी ना थाने आप ज्वाइनिंग देने वाला हूं भाई, वो तो बोर्ड को पेपर आओगे, वो थान पेपर पास करेगा ते जना जाके थारी नौकरी लागेगी, है ना। विभाग थान थारो ज्वाइनिंग देवेगो तो, लेकिन थान पढ़ना उरे में ही पड़ेगा। देखो बढ़िया तरीकों पढ़ के जाओ, शानदार तरीकों याद करके जाओ। एक बार देखना नहीं हुआ याद, 2 बार देखो, 3 बार देखो। अभी ये तो 2-3 दिन बच्चा है ना, ए थारा ए क्लास में 1-1 2-2 नंबर थारा और बढ़ेगा, और बहुत मदद मिलेगी। बहुत मदद को मतलब करंट की तो मैं जितनी भी क्लास करा यूं थारो करंट हो जाएगा, आराम से हो जाएगा यूं थारो करंट। लेकिन थाना करंट की क्लास अच्छा देखनी है, इन अच्छा याद करनी है। मात्र ईयरफोन लगा के छामा मन चला लियो, मन देखने लाग रहे हो, आराम में बैठे हो, ठीक है, नींद आ रही है नींद आ रही है, इन बिन टाट में खाज करने लाग रहे हो, तो बीसे की कोनवा को पहले बताऊं थान पढ़नो खुद ना पड़ेगो। क्लास चला के बैठे हो तो क्लास देखो, चीज ने समझो, पांचों का पांचों याद करने की कोशिश करो, जद पार पड़ेगी। यहाँ कौन पड़ेगी मेरा भाई, तो बढ़िया तरीकों पढ़ो। जनलेखा समिति टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष हैं, प्राकलन समिति के संदीप शर्मा, ख के बाबू सिंह राठौड़, उपक्रम समिति के कालीचरण सराफ है, नियम समिति के वासुदेव देवनानी है। राजस्थान में डिजिटल गर्ल्स हब डीजीएच पहल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। यह समझौता राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम आरएसएलडीसी और यूनिसेफ इंडिया के बीच में हुआ है। बहुत शानदार, जबरदस्त। इसका लक्ष्य 18 से 29 आयु वर्ग की लगभग 2000 युवतियों को अल्पकालिक डिजिटल कौशल प्रशिक्षण देना है। 18-29 ही है आयु, हाँ बिल्कुल आयु वर्ग चेक कर लियो, 18-29 ही आओगे। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला देखो, यह परियोजना केवल प्रशिक्षण तक सीमित है और इसमें रोजगार या प्लेसमेंट की कोई अनिवार्यता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा है प्रशिक्षण मिलेगा ही मिलेगा, और रोजगार और प्लेसमेंट जो है अनिवार्यता की नहीं, अनिवार्यता है ही चीज की। इसकी समयावधि मार्च 2027 तक चरणबद्ध रूप से क्या है भाई, निर्धारित है। तो देखो भाई कौन कौन सही कमाई, 1 2 और 4 ही कमाई सही है, 1 2 4 ही में सही है, तीसरी कमाई गलत है। तीसरा गलत क्यों है, क्योंकि परियोजना केवल प्रशिक्षण तक सीमित को नहीं है, ये परियोजना का तहत भी बच्चा ने किया है कि प्लेसमेंट भी दियो जाओ, है ना। सीधो सीधो वही है कि बान प्लेसमेंट मिलेगो तभी जाके बान ये कोर्स का पीसा देना, नहीं बान कोर्स का पीसा ही कौन देना। और भी यहाँ पूरी कोशिश आई है कि भी बच्चा प्लेसमेंट मिलेगो। अभिनव मॉडल परिणाम आधारित मॉडल है, यह परिणाम आधारित मॉडल है। प्रशिक्षण एजेंसियों को भुगतान तभी मिलेगा जब वे सफल प्लेसमेंट सुनिश्चित करेंगी। तो जो एजेंसियां होगी जो प्रशिक्षण देवेगी 2000 बालिका ने, है ना, तो बाने पीसा जल्दी मिलेगा जदा बेटिया को भाणा को आको कहेगी प्लेसमेंट लागेगो। राजस्थान में प्रोजेक्ट कराकल के शुभारंभ के संबंध में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। कराकल, इसका आधिकारिक शुभारंभ 15 अप्रैल 26 को रणथंभौर टाइगर रिजर्व में आयोजित कार्यशाला में किया गया। यह परियोजना दुर्लभ जंगली बिल्ली सियागोस के संरक्षण के लिए शुरू की गई। इसमें राजस्थान का वन विभाग, भारतीय वन्य जीव संस्थान, सैकोन और टाइगर वॉच सहयोगी संस्थान है। चारों की चारों हैं, ये अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लाइन नंबर 3। इसके तहत केवल सरिस्का टाइगर रिजर्व में कराकल की निगरानी की जाएगी। भाई क्यों टाइगर रिजर्व, सरिस्का में क्या नहीं करो, और कौन के रणथंभौर में भी करी जाएगी, है ना, मुकंदरा हिल्स में भी करी जाएगी। ये चीजों को विशेष ध्यान रखना है। तो पहलो दूसरो तीसरो बिना कोई शक बिल्कुल सही है। आ जाओ कराकल देखो, प्रोजेक्ट कराकल 15 अप्रैल 2026 को रणथंभौर में। उद्देश्य है दुर्लभ बिल्ली कराकल का संरक्षण करना। निगरानी क्षेत्र रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, न कि केवल सरिस्का, न कि केवल सरिस्का है। ये अच्छे से याद रखना।
अनुसंधान नेतृत्व प्रधान अन्वेषक हैं डॉक्टर शोभिता मुखर्जी, सोमिता मुखर्जी। अच्छा, शुभारंभ पिछलम रणथंभौर सरिस का दे मिले होगे पर्सन में, शुभारंभ कड़े करे रणथंभौर में करे है ना। हाँ, रणथंभौर में फिर तो सही है स्टेटमेंट, कोई दिक्कत को नहीं। चलो, केंद्र सरकार की भव्य योजना के तहत राजस्थान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पूरा नाम क्या है भव्य योजना का, सबसे पहले वो याद करो। बिल्डिंग हाई इंपैक्ट वैल्यू एडेड फॉर एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट। मेरे भी समझो को नहीं किया, आप फुल फॉर्म बनी किया, ठीक है, फिर भी अपन याद करनी है, ठीक है ना। हाँ, बिल्डिंग हाई तो बन गई भाई, ठीक है, बी और एच। फिर आ जाओ इंपैक्ट वैल्यू एडेड फॉर एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट। क्या के सिस्टम बिठा दियो, लेकिन अब थानी याद करनी है, कर लो भाई। इसके तहत राजस्थान के 5 जिलों बालोतरा, जयपुर, जोधपुर, कोटा और दौसा का चयन किया गया भव्या के लिए। बिल्कुल ठीक है। यह योजना नीति आयोग के पूर्ण नियंत्रण में संचालित है और इसकी नोडल एजेंसी क्या है, नाबार्ड है भाई। नोडल एजेंसी इसकी नाबार्ड। आप बात मेरे देखो थोड़ी सी जच्चा है तो बात को नहीं, बाकी थे और बताओ मन। इस योजना के तहत अत्याधुनिक औद्योगिक बुनियादी ढांचे का क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। किसका, औद्योगिक बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। बात तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। तो चौथो स्टेटमेंट तो ठीक है, पहलो स्टेटमेंट भी सही है। दूसरो स्टेटमेंट जो 5 जिला दे रखा है बालोतरा, जयपुर, जोधपुर, कोटा और दौसा को चयन करे है, बात तो अब एकदम सही है। अब थे मन बताओ कि भाई मिस्टेक की जाए, के बात की मिस्टेक है, मिस्टेक बता दो, मिस्टेक सही मैं करा दूंगा थारी, कोई समस्या को ना आवे। बताओ, देखें, योजना नीति आयोग के पूर्व नियंत्रण के अंदर संचालित है और इसकी नोडल एजेंसी जो नाबार्ड दे रखी है, कि नाबार्ड कुनी है। नाबार्ड टिकट देखा करो, कृषि काशी में आमा देखा करो ज्यादातर नाबार्ड ने देखा करो ना। इमा कौन सी होगी, इमा होगी NICDC। NICDC, NICDC क्या है भाई, नेशनल नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। 2020 तक ही कोई नाम दिल्ली मुंबई हो नेशनल इंडस्ट्रियल की जगह, है ना। दिल्ली मुंबई नाम से नाम हुई को पहले दिल्ली मुंबई कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। 2020 तक इसका नाम था, 2020 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, NICDC, है ना। ओ सही लिख दूं मैं, जा NICDC के है भाई की नोडल एजेंसी है ना। ओ थान याद रखना, एक ही नाबार्ड को नहीं है भाई। तो पहलो, दूसरो और चौथो बिल्कुल सही है, पहलो, दूसरो, चौथो सही है। तीसरा मैंने नोडल एजेंसी वाली गड़बड़ कर रखी, तो नोडल एजेंसी किसी है, NICDC यानी कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अगला आ जाओ, योजना का नाम है बिल्डिंग हाई इंपैक्ट वैल्यू एडेड फॉर एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट भव्या। 5 जो जिले हैं इनमें बालोतरा है, इनमें जयपुर है, इनमें जोधपुर है, इनमें कोटा है और इनमें दौसा है। क्लियर। चलो, संचालन उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के मार्गदर्शन में और नोडल एजेंसी NICDC। केवड़ादेव राष्ट्रीय उद्यान में संपन्न 43वीं सारस गणना अप्रैल 2026 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष केवड़ादेव घना पक्षी विहार में, भाई साहब ये प्रश्न केवड़ादेव वाला है ना, सारस वाला, ये बहुत शानदार प्रश्न है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। चारों के चारों फैक्ट जो हैं, एक से बढ़ के एक फैक्ट है, चारों के चारों फैक्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सारे के सारे फैक्ट है। इस वर्ष केवड़ादेव घना पक्षी विहार में 22 सारस दर्ज किए गए, 22 सारस दर्ज किए गए, जबकि वर्ष 25 में यहाँ पर 14 सारस ही पाए गए थे। मतलब सारस की संख्या में क्या हुई भाई, बढ़ोतरी हुई। बहुत बहुत बधाई हो सबने। भरतपुर व डीग वेटलैंड्स में सारस की संख्या 79 से बढ़कर कितनी हो गई, 81 हो गई। मतलब कितना और बढ़ गया, 2 और बढ़ गया है। गणना के अवसर पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के द्वारा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जैविकी पुस्तक जो है, इसका भी क्या किया गया, विमोचन किया गया था। किसके द्वारा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम। केवड़ादेव में सारस गणना की शुरुआत 1983 से की गई थी, ना कि वर्ष 2010 से की गई। कब से, 1983 से की गई थी। ठीक है, याद रखना 83 से। बाकी तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई समस्या ही नहीं है ना। ये भी सही है आपके, 14 सारस थे पहले, 25 में और अब बढ़कर 22 हो गए हैं, है ना। इधर 79 से बढ़कर कितने हो गए, 81 हो गए। भरतपुर के वेटलैंड और जो डीग वेटलैंड्स हैं वहां पर सारस गणना की जो शुरुआत है केवड़ादेव के अंदर, वो 2010 से ना होकर 1983 से हुई थी। अगला देखो, अगला आपका सारसों की जो संख्या है उनसे संबंधित जो कथन है अपन वो देखते हैं। केवड़ादेव में 22 थे पहले, 14 थे। भरतपुर व डीग में
अब 81 या पहले 79 थे। पुस्तक का विमोचन त्रिगुणायत एवं डॉक्टर त्रिगुणायत के द्वारा लिखी गई पुस्तक है कौन सी भाई? पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जैविकी। इसके बाद में इतिहास देखें तो सारस गणना की शुरुआत 83 में ही हुई थी। मैंने 83 बताई, 86 आपको? 83 बताइए। हाँ ठीक, बस कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो भाई प्रश्न, अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है? नेक्स्ट, मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड 2026 के सम्मानित अधिकारियों को उनकी श्रेणी से क्या करना है? आपको सुमेलित करना है। करो देखिए भाई, अधिकारी देखो और बाकी श्रेणी देखो और फिर सुमेलित करो। मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड 2026 मिला है, करो देखें। बताओ सुशासन में किन मिले हो भाई? सुशासन का मई आरती डोगरा और सिद्धार्थ महाजन ने मिले है ना, गुड गवर्नेंस में। और मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से किसको सम्मानित किया गया? आरती डोगरा और सिद्धार्थ महाजन जी को सम्मानित किया गया। इसके बाद फ्लैगशिप योजना श्रेणी के अंदर मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड जो है यह दिया गया आपका डॉक्टर खुशहाल यादव, डॉक्टर खुशहाल यादव व रोहिताश्व सिंह तोमर को दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है भाई? फ्लैगशिप योजना श्रेणी के अंदर मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड 2026 दिया गया है। फिर नवाचारों की बातचीत करें, इनोवेशंस की बातचीत करें तो इसमें कृष्ण कुणाल और गायत्री ए राठौड़ को यह क्या दिया गया? सम्मान दिया गया है, यह अवार्ड दिया गया है। तो देखो भाई ए में 312 किन है? 312 ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। सही है। चलो अगलो देखो। नेक्स्ट, सुशासन आरती डोगरा, सचिव ऊर्जा सिद्धार्थ महाजन जेडीए कमिश्नर हैं। फ्लैगशिप योजना श्रेणी में डॉक्टर खुशहाल यादव जो कि कलेक्टर है हनुमानगढ़ के, रोहिताश्व सिंह तोमर ये कलेक्टर हैं सिरोही की, और राजीव तोमर, ये तीनों नाम याद रखना। राजीव तोमर है ना, तोमर दोनों याद रखियो, रोहिताश्व सिंह तोमर और राजीव तोमर। नवाचार कृष्ण कुणाल ये सचिव है ग्रामीण विकास, गायत्री राठौड़ ये प्रमुख सचिव है चिकित्सा के, और नकाते शिव प्रसाद मदन और साथ में पी बाल मुरुगन। ठीक, ये तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं। इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है भाई? इनको दिया गया है मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड 2026। अलग अलग श्रेणियों में दिया गया है। सुशासन में किसको दिया गया, फ्लैगशिप में किसको दिया गया, और नवाचार के अंदर किसको दिया गया है। तो एग्जाम में अब की बार एग्जामिनर हरियाणा का प्रश्न भी पूछ के मैच द फॉलोइंग वाला, ये भरोसा मानो यार थे कि भी पूछ ले एग्जामिनर। तो अब ये प्रश्न कोई कमजोर थोड़ी है, शानदार प्रश्न है भी। तो ऐसे अच्छा तैयार करो बढ़िया तरीकों। अब आमा से अगर सिंगल लाइन वाला प्रश्न पूछ लिया होता कि श्री करणी माता अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। सही तो करके आ रहे हो, उरे से सीखो तो सही चीजां, सीखेगा जना तो आगे जाके थारा सवाल सही होगा। यहाँ सवाल सही किया होगा भाई, बात तो बताओ थे मन। चलो अगला देखो, बीकानेर के 239वें स्थापना दिवस जो कि 19 अप्रैल को आता है, इस पर प्रदत्त सम्मानों को हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो देश दीवान राव दुल्ले सिंह विदावत अवार्ड जो है ये किसको दिया गया है? यह दिया गया है अपना घर आश्रम को, जो कि संस्थागत रूप से दिया गया है। किसको दिया गया है? अपना घर आश्रम को दिया गया है। इसके बाद में आपका श्री करणी माता अवार्ड, करणी माता अवार्ड से किसको नवाजा गया है? डॉक्टर सोनू शिवा को नवाजा गया है, डॉक्टर सोनू शिवा को प्राप्त हुआ है। इसके बाद राव पीदा अवार्ड ये रमेश महर्षि को मिला है, और उसके बाद महाराजा अनूप सिंह अवार्ड योगेंद्र कुमार पुरोहित को मिला है। चलो सही है। फिर देखो तो 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो, संस्थागत सम्मान अपना घर आश्रम को देश दीवान राव दुल्ले सिंह विदावत अवार्ड मिला। करणी माता अवार्ड सोनू शिवा को मिला विशिष्ट सेवा के लिए। राव विदा अवार्ड वरिष्ठ पत्रकारिता के लिए रमेश महर्षि को मिला है। महाराजा अनूप सिंह अवार्ड जो है ये चित्रकला में योगेंद्र कुमार पुरोहित को दिया गया है। अगला सवाल देखो, हालिया चर्चित राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व को उनके संबंधित क्षेत्र उपलब्धि से हमें क्या करना है भाई? सुमेलित करना है। बहुत शानदार प्रश्न है, चारों के चारों फैक्ट याद करने लायक फैक्ट हैं, और चारों के चारों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड वाला है, शेरगढ़ अभ्यारण्य की महिला वन रक्षक जिन्हें मछली नेशनल अवार्ड दिया गया है। बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट है भाई साहब, याद होना चाहिए आपको सबको, सबको बढ़िया तरीके से याद होना चाहिए। बताओ देखें, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका सबसे पहले इधर देखो, अनीता चौधरी जो है इनको मिला है शेरगढ़ अभ्यारण्य की, ये महिला वन रक्षक हैं, इनको मछली नेशनल अवार्ड मिला है अनीता चौधरी को। तो ए में कौन सा होगा भाई? दूसरा होगा। ए में दो, ए में दो कहां दिया हुआ है? यहां दिया हुआ है और यहां दिया हुआ है, मतलब बी ऑप्शन और डी ऑप्शन अपन काट सकते हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद आपका श्रेयांशी जैन, तो श्रेयांशी जैन को कौन सा मिला है भाई? श्रेयांशी जैन, हाँ ये शतरंज चैंपियनशिप में इनको गोल्ड मेडल मिला है श्रेयांशी को। ठीक,
तो आ जाओ फिर बी के अंदर कौन सा करेंगे अपन, बी के अंदर करेंगे तीसरा, बी के अंदर तीसरा। फिर आ जाओ सी में, डॉक्टर सुभव्रत मुखोपाध्याय, इनको क्या है भाई, मुखोपाध्याय, इनको पेंटिंग के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। इनकी पेंटिंग जो है 19 मीटर की लंबी पेंटिंग है, जैसा इनका नाम है लंबा सा, इसी प्रकार से इनकी पेंटिंग भी लंबी सी पेंटिंग है। ठीक, तो याद रखेंगे, लंबा सा नाम, लंबी सी पेंटिंग के लिए इनका नाम जो है ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर दर्ज किया गया है। इसके बाद है रीवा अरोड़ा, जो कि लिटिल अंडमान प्रो 2026 नेशनल सर्फिंग चैंपियनशिप में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किसने, रीवा अरोड़ा ने जीता है। सर्फिंग देख रही है, वो पगा के नीचे लगाए रखा है लंबा लंबा 32 सेकंड खातर बर्फ कमाई, देख रही है सर्फिंग थारी। चलो, तो कौन सा हो गया इसमें ऑप्शन सही, देखो फिर, पहले में दूसरा, दूसरे में तीसरा, पहले में दूसरा, दूसरे में तीसरा, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक, अगला देखो इसमें, अनीता चौधरी, 12 के शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में तैनात ये एक वन रक्षक हैं और वर्ल्ड वाइड फंड के प्रतिष्ठित मछली नेशनल अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। WF क्या है भाई, वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया। ठीक, श्रेयांशी जैन, जयपुर की 7 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हैं, सेर्बिया में अंडर-8 ब्लिट्ज सोल्विंग में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। सुभव्रत मुखोपाध्याय, ये जयपुर के कलाकार हैं। जयपुर एक शाही स्वपंदर से 19 इंटू 0.5 मीटर ये डायमेंशन है इनकी पेंटिंग की, और इसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। रीवा अरोड़ा, लिटिल अंडमान प्रो 2026 में विमेंस ओपन सर्फिंग में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। राजस्थान में रूफटॉप सौर ऊर्जा की स्थिति के संबंध में ये कुछ कथन है, इन कथनों पर आपको अच्छे से विचार करना है। देखो, रूफटॉप सौर ऊर्जा संबंधित है और ध्यान से पढ़ो और आपको उत्तर बताओ, जामन कत्तों सही बताओ, कम से कम रूफटॉप वाला तो याद ही होगा तारे, इम तो गलती को नहीं करो। बताओ, देखें, राजस्थान कुल 2090 मेगावाट रूफटॉप सौर ऊर्जा क्षमता के साथ देश में तीसरे स्थान पर है। रूफटॉप सौर ऊर्जा क्षमता के साथ अगर देखें तो राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर। सही बात है, रूफटॉप सोलर स्थापना में गुजरात पहले पर है और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है सोलर स्थापना के अंदर। ठीक है, ये बात बिल्कुल 100% सही है। पीएम सूर्यघर योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर है, पहले स्थान पर है। ये बात गलत है, क्योंकि पीएम सूर्यघर योजना के क्रियान्वयन की बात हो रही है, इसमें राजस्थान 5वें नंबर पर है। कौन से नंबर पर है, 5वें नंबर पर है। सौर ऊर्जा अपनाने से राज्य के 1.43 लाख से अधिक उपभोक्ताओं का बिजली बिल क्या हो गया है, शून्य हो गया है। बिल्कुल ठीक बात है भाई, थारो कोई को बिजली को बिल शून्य आओ तो बताओ, देखा कमेंट सेक्शन में, मानी बताओ तरीको की आओ यार। अगर देखो तो ओ स्टेटमेंट एक गलत हो गया, तीसरो बाकी सारा सही है। कितने कथन सही है, 3 कथन सही है और एक कथन क्या हो गया, गलत हो गया। याद रखना, पीएम सूर्यघर योजना के क्रियान्वयन के अंदर राजस्थान का देश भर में 5वां स्थान है, ना कि पहला स्थान है। रैंकिंग रूफटॉप सौर ऊर्जा में गुजरात प्रथम, महाराष्ट्र द्वितीय और राजस्थान तीसरे स्थान पर। फिर जीरो बिल में देखें तो प्रदेश के 1,43,995 उपभोक्ताओं का बिजली बिल क्या हो गया, शून्य हो गया। और पीएम सूर्यघर योजना जो रैंकिंग है, इसमें देश में कौन से पर है भाई, अपन 5वें स्थान पर है। अगला प्रश्न देखो, जैसलमेर जिले में ओरण पवित्र उपवन को कहा जाता है क्या, ओरण। भूमि आरक्षण के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण हेतु जैसलमेर में 3166.2139 हेक्टेयर भूमि को ओरण के रूप में आरक्षित किया है ना। ओ अगलो याद ना रखियो, चाहे 3666 याद रख लो। ओरण शब्द संस्कृत के अरण्य शब्द से बना है, जिसका अर्थ है बिना छेड़ा हुआ जंगल, यानी कि जैसा ऐसी जगह जिसको छेड़खानी नहीं करता है कोई भी। सर्वाधिक ओरण भूमि का रकबा पोकरण तहसील में आरक्षित किया गया। ये बात गलत है, ओरण भूमि का जो रकबा है सर्वाधिक, ये पोकरण तहसील में नहीं, ये स्वयं जैसलमेर तहसील के अंदर ही किया गया। कहां पे, जैसलमेर में। तो ये पोकरण नहीं आएगा, यहाँ पे जैसलमेर आएगा। ठीक है, इसमें रामगढ़, फतेहगढ़, जैसलमेर, नाचना, मोहनगढ़ तहसीलों के क्षेत्र जो है वो शामिल हैं। ये बिल्कुल सारे के सारी बातें बिल्कुल सही है। कौन सा, अभी जैसलमेर जिले में ओरण भूमि आरक्षण के संदर्भ में कथन दिए हुए हैं। इसमें सर्वाधिक ओरण भूमि का जो रकबा है, ये कहां पर आरक्षित किया गया है, जैसलमेर के अंदर किया गया है। एक स्टेटमेंट गलत है, बाकी 3 स्टेटमेंट जो है 100% सत्य हैं। कुल आरक्षित भूमि, शाब्दिक अर्थ मिल गया, तहसील मिल गई, जैसलमेर सर्वाधिक है तहसील के अंदर, जैसलमेर सर्वाधिक, उसके बाद में रामगढ़ है, फिर फतेहगढ़ है, फिर नाचना है और फिर मोहनगढ़ है। गलत तथ्य जो था आपका कौन सा था, पोकरण, जो कि इसमें शामिल ही नहीं है। आगे देखो, राजस्थान में राज ममता कार्यक्रम के बारे में बातचीत है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। इसका पूरा नाम राजस्थान मेंटल अवेयरनेस मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल है। ठीक है, सही बात। इसकी घोषणा
राजस्थान बजट 26-27 विकसित राजस्थान 2047 के तहत इसकी घोषणा की गई थी। बजट से संबंधित है, अच्छे से याद करना, परीक्षा में आ जाएगा ये सवाल आपका। राज ममता वाला, इसकी पहले तो फुल फॉर्म याद करो, फिर विकसित राजस्थान 2047 के तहत राजस्थान बजट में इसकी घोषणा 2026-27 में की गई। इसके तहत जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, अच्छे से याद कर लेना। राज ममता कार्यक्रम जो है इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो सेंटर है वो कहां पर स्थापित किया जाएगा, ये जयपुर के अंदर स्थापना इसकी की जाएगी। इसके अंतर्गत प्रत्येक संभाग स्तर पर मेंटल हेल्थ केयर सेल जो है ये प्रत्येक संभाग स्तर पर नहीं होगी, मेंटल हेल्थ केयर जो है ये प्रत्येक जिला स्तर पर होगी, प्रत्येक जिले में होगी मेंटल हेल्थ केयर सेल का गठन जो है वह किया जाएगा। तो राज ममता कार्यक्रम के संबंध में आपको यही बातें अच्छे से याद करनी है। एक बार फुल फॉर्म देख लें, मेंटल अवेयरनेस मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल। देखो MAMTA, इसको देखो, राज से तो राजस्थान हो गया, अब आगे देखो एम से क्या हो गया आपका, मेंटल अवेयरनेस मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल, ठीक है, राज ममता। आगे देखें, एक स्टेटमेंट इसमें ये वाला गलत है, तो सही कितने हो गए, 1 2 3, केवल 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है भाई। हाँ बस, और तो कोई खास बात को नहीं। बजट संदर्भ देखा तो बजट 2026-27 शुभारंभ 7 अप्रैल में विश्व स्वास्थ्य दिवस का दिन, प्रत्येक जिले में मेंटल हेल्थ सेल का जो है गठन किया जाएगा, ये अच्छे से देख लेना। इसके बाद राजस्थान में गोडाउन संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, हमें एक बार विचार जरूर करना है। जैसलमेर के ब्रीडिंग सेंटरों में पहली बार कृत्रिम गर्भाधान के बजाय प्राकृतिक ढंग से 3 चूजों का क्या हुआ था, प्राकृतिक ढंग से जन्म हुआ था। प्राकृतिक रूप से जन्मे चूजों के बाद राज्य पक्षी गोडाउन की कुल संख्या बढ़कर 79 हो गई। गोडाउन प्रजनन कार्यक्रम जैसलमेर के रामदेवरा और सम ब्रीडिंग सेंटर में संचालित है, बात सही है। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम के 133वें एपिसोड में जैसलमेर के गोडाउन संरक्षण प्रयासों की क्या की थी, सराहना की थी। ये बात सारी की सारी सही है। बस आप इसमें मुख्य रूप से याद क्या रखेंगे, गोडाउन प्रजनन कार्यक्रम जो है यह जैसलमेर के रामदेवरा और सम ब्रीडिंग सेंटर में क्या है, संचालित है, ये आप अच्छे से याद कर लेना। सॉरी, प्राकृतिक प्रजनन रामदेवरा व सम में पहली बार प्राकृतिक ढंग से 3 चूजों का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। संख्या वर्तमान प्रजनन सत्र में कुल 11 चूजे जन्मे हैं, इनमें 3 प्राकृतिक हैं और 8 एआई, कुल संख्या बढ़कर 79 हो गई। मन की बात 133वें एपिसोड में पीएम द्वारा जैसलमेर के प्रयासों की क्या की गई थी भाई, सराहना की गई थी। तो भाई ओ करंट को मसलो सारों को सारो मसलो कर दियो खत्म। तो मेरा ख्याल से थान क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और कमेंट सेक्शन में थारा सुझाव जो है मन चाहिए, क्योंकि थारा सुझाव देख के ही मन फिर आगे मोटिवेशन मिला है, मैं प्रोत्साहित हूँ, हमारी पूरी टीम जो है कॉटन सिटी एजुकेशन की बात प्रोत्साहित हुआ है। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, साथ में आप टेलीग्राम चैनल जो है वो जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि लिंक कमेंट सेक्शन में पिन करेडी है। टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं था ना अच्छा प्रश्न देवा डेली में 2 3 4 प्रश्न नहीं डाला, ज्यादा प्रश्न डालना को नहीं, ज्यादा मैं टेलीग्राम की टुणुंग टुणुंग मतलब तारे फोन में नोटिफिकेशन आने की समस्या जो है बिको कारण में कौन बढ़ना चाहो। तो सुबह सुबह एक तो अखबार की न्यूज है, जो अपना बेरोजगार भाई बहन बान सबने जॉब मिला, तो भी अखबार में आपकी नौकरियों संबंधित जकी बातें हुए कल चोट तो बे बातें डाल दिया, एक 5 से 3 4 प्रश्न डाला, अच्छा। फिर आपने अगर कोई इंपॉर्टेंट क्लास हो रही है तो भी क्लास की इन्फॉर्मेशन भी टेलीग्राम पर ही था दे वहां। हाँ एक चीज के लिए मैं थारो माफी चाहूं भाई कि सर मान पीडीएफ दो, देखो मैं पीडीएफ बन दिया, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो पीडीएफ को कल्चर है, इन्हें हमारी कोशिश है कि मैं इन खत्म करा। क्यों खत्म करा, क्योंकि देखो मैं खुद ही चीज का प्रत्यक्षदर्शी हाँ, मैं भी स्टूडेंट हाँ, मैं भी पढ़ा हाँ, मान भी पीडीएफ चाहिए जाए, तो मैं जगह जगह बोला पीडीएफ दो, और मैं इतनी पीडीएफ इकट्ठी कर लीजिए कि कोई हद को नहीं, कभी वह पीडीएफ ने खोल के मैं चेक ही कौन करी कि पीडीएफ में क्या है क्या नहीं है। और सच में 90% प्लस स्टूडेंट यहाँ का यह जगह पीडीएफ डाउनलोड करे, लेकिन भी पीडीएफ ने खोल के चेक कौन करे। और थे भी वहां से कुछ बच्चा हो ये चीज ना मानो थे, दिल पर हाथ रख के थे मान ले बात। मैं आज चाहवा कि मैं थान पीडीएफ नहीं देवा, थान पढ़ावांगा, बिल्कुल पढ़ाने लग रहे हाँ, अच्छे तरीकों पढ़ावांगा, कंटेंट में कोई कमी कौन रखा, शानदार तरीकों पढ़ा सा। लेकिन थे चीजें थान जो बोर्ड पर मिला बांध थे, पेन हूं थोड़ा सा पेज पर लिखने की कोशिश करेगा तो थान पीडीएफ 10 गुना ज्यादा फायदो है, 10 गुना ज्यादा फायदो बताऊं मैं थान। एक रजिस्टर रखो भी, मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊं, थारा करंट अफेयर का बनाओ, या मैं जीके की क्लास लेके आऊं बाका बनाओ। तो एक बार फिर से कंप्यूटर अनुदेशक की जितना भी विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं, उन सगळे विद्यार्थियों ने कॉटन सिटी एजुकेशन, कॉटन सिटी पब्लिकेशन की परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना थे, बहुत अच्छे पेपर करके आओ। आशा है कि बहुत ही अच्छा नंबर थे लेके आओगे और एग्जामिनेशन सेंटर बाहर बहुत खुश होकर निकलेगा। तो एक बार फिर से थान बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वस्थ रहो, अच्छे तरीके से पेपर दे के आओ, सुरक्षित रहो, धन्यवाद।